बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह 9 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज मंडे मॉर्निंग का आगाज़, बहुत सी चीज़ों का आगाज़, लेकिन दिल थोड़ा थोड़ा बुझा हुआ है ऑब्वियसली। और उसकी वजह यह है कि कल का इंडिया पाकिस्तान का मैच, और पाकिस्तान जिसकी हार को ज़्यादा जिस पे गुफ्तगू हो रही थी, और पहले से इवन मैच शुरू होने से पहले ये तमाम एनालिसिस हो रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा, क्योंकि टीम और इंडिया की टीम की ऑब्वियसली जितनी स्ट्रेंथ है और पाकिस्तान में जितनी कमजोरियां हैं पाकिस्तानी टीम में, उसके हवाले से बात हो रही थी और रिजल्ट भी फिर वैसा ही आया। खैर मैं उसकी बिल्कुल एनालिसिस पे तो नहीं जा रही, लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिल को लगी और मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात से कि हम हमेशा ड्राइंग रूम से लेकर वैसे किसी भी शोबे में हो, हम तनकीद तो बहुत मजे से कर लेते हैं, बहुत आराम से बैठ के हम सामने वाले पर फिंगर पॉइंट करते हैं और हम उसे कह देते हैं कि तुम गलत हो। लेकिन जहां पर हमें अपनी कसी करनी होती है, जहां हमें मौका होता है कि हम अपने आप को सही करें, वहां हम नहीं करते। और ये हमारे हर शोबे में है, और इस चीज से इतनी तकलीफ होती है कि जब दुनिया भर में हमारा नाम किसी और तरीके से फैलता है, ना कि कामयाबी के तौर पे, ना कि अच्छाई के तौर पे, बल्कि बुराई या ना कामयाबी के तौर पे, तो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। खैर इसका मौजू तो इस वक्त नहीं है जिससे हम बात करते, लेकिन एक बात थी और मंडे का आगाज था। कल लोग बहुत पुरजोश थे, लेकिन जैसे जैसे उनका जोश नीचे आया, लोगों ने एक दूसरे को कॉल करके कहा कि ये क्या हो गया। और फिर हारने जीतने से मुराद ये नहीं होती कि आप हार रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, अगर आप हार रहे हैं इतने बड़े गैप से कि एक 319 बनाए और दूसरा 200 भी ना बना पाए, तो फिर बहुत तकलीफ होती है। बस इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। एक और चीज़ जिसके बारे में खुसूसी तौर पे मुझे बात करनी थी कि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इस महीने हम दुआएं करते हैं, अच्छे काम करते हैं, हर चीज़ की अपनी एक खासियत है। और बहुत से हम में से लोग ऐसे हैं जो ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस वक्त हमें इस दुनिया से उठा वो भी रमज़ानुल मुबारक का महीना हो, क्योंकि बरकतों और रहमतों वाला महीना है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत हैवी हार्ट के साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देना चाहती हूँ कि हमारे डायरेक्टर करंट अफेयर्स आगा मसूद शोरस साहब की वालदा कल रात को उनका इंतकाल हुआ है। और ऑब्वियसली उनसे बात हुई, उनकी फैमिली और वो सब लोग, माँ के जाने के बाद जो एक डिस्टर्बेंस होती है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आपके अपने बच्चे हों, चाहे आप जिंदगी में कितने ही एक्सपीरियंस हो जाएं, लेकिन आपकी माँ जो है वो माँ ही होती है। और उससे बिछड़ने का गम कोई उस वक्त तक महसूस नहीं कर सकता जब तक आपके साथ एक्चुअली खुदा न खास्ता ये वाकया यहाँ सालिहाना हो जाए। तो हम सब की तरफ से जितने लोग कराची स्टेशन में हैं, सुबह 9 की टीम खुसूसी तौर पर हम सब कंडोलेंस पेश करते हैं आगा मसूद शोरस साहब को और उनकी फैमिली को इस एक इंसिडेंट पर। आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली खबरें हम पहले डिस्कस करेंगे क्योंकि खबरें काफ़ी अहम हैं। उसके बाद आज हमारे पास हमारे दांतों की हिफाजत के लिए डेंटल सर्जन यहाँ पर मौजूद होंगे, तो आप उनसे भी सवालात कर सकते हैं। लेटर ऑन हम बहुत ही खूबसूरत टॉपिक खवातीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मजीद ताखीर हो। मेरे सामने मेहमान मौजूद हैं। मिर्जा इश्तियाक बेग साहब बिजनेसमैन हैं, राइटर हैं, अखबारों में बहुत अच्छा लिखते हैं, एनालिसिस करते हैं, और आगे भी बहुत सारे पोर्टफोलियोज इनको मिलने वाले हैं। मैंने टीजर दे दिया है। ठीक है, थैंक यू। एंड वी हैव इम्तियाज फरहान साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब के। और जब ये एंटर उस तरफ से हुए थे और इनका सिर्फ साइड पोस्ट था, तो मैंने सोचा इन्होंने वो वाला कोट पहना है जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम नहीं, सितारे वाला। तो जब आप मेरी तरफ मुड़े तो मैंने कहा अच्छा सितारा नहीं है ये, वो वाला नहीं है, दूर से वो नजर आया। हाँ, दूर से नजर आए थे। वैसे आप दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। और वैसे तो क्रिकेट पे बात करने का दिल चाह रहा था, आपसे करते हैं, लेकिन उससे पहले अखबारों में जिस पे बहुत बात हो रही है, मैं चाहती हूँ इश्तियाक साहब आप थोड़ा सा इस पे कॉमेंट कीजिए। लंदन से दहशतगर्दी 7 हलाक। So sad, you know. तो जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो सबसे पहले मेरे दिल में ख्याल आता है कि अल्लाह इसमें कोई मुसलमान जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो, क्योंकि अंदाज़ा आप नहीं कर सकती हैं कि वहाँ पर रहने वाले मुसलमानों को कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मगर इस बार ये हुआ जो एक तो 3 महीने में लगातार 3 वाक़यात हुए हैं। एक कॉन्सर्ट के अंदर हुआ था, उसके बाद दूसरा हुआ, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और हालांकि हलाकतें तकरीबन 7 हैं, मगर कह रहे हैं कि कई लोग क्रिटिकल हैं, तो ये बढ़ सकते हैं। और वार भी किया गया ना, मतलब बाद में भी ये कुछ ऐसा है कि पहले अटैक किया गया, फिर दोबारा कोशिश की गई। पहले तो उन्होंने ये किया कि देखिए ये तो वीकेंड पे किया, बड़ा प्लान था। वीकेंड पे आमतौर पे वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, लोग होते हैं, और ये जो लंदन ब्रिज का एरिया है बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तो एक तो उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि वैन लेके जी वो चढ़ा दी वहाँ पे लोगों को, उससे काफी नुकसान हुआ, मौतें
लड़कियां आई हैं और उसके बाद फिर निकलने के बाद चाकू लेके गए और ये इन्होंने लोगों को करना कर दिया. दैट इज सो सैड, यू नो. मतलब साथ में जो लोग हैं, क्योंकि मेरी लंदन जब बात हुई है कुछ लोग वहाँ पे थे और ये वही अल्लाह अकबर वगैरह का नारे लगा रहे थे वहाँ पे, तो नेचुरली इट वाज ऑब्वियस कि कोई मुसलमान थे. हालांकि लंदन और यूके वो जगह है जहाँ पे मुसलमानों को बहुत मजहबी आज़ादी है. आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा वहाँ पे आज़ादी है उनको कि वो मस्जिदों में जा सकते हैं, आ सकते हैं और बड़ी क्लोज नेटेड हैं एक दूसरे के साथ, इंटीग्रेटेड हैं. मगर इस तरह की चीज़ों से अब क्या हो रहा है, और कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नाउ एनफ इज एनफ, दिस इज द वर्ड शी यूज, एनफ इज एनफ, और अब हम इसको बहुत सख्ती से निपटेंगे. और बुरा बहुत गलत हुआ है, इससे बदनामी हो रही है. और ये सब पढ़े लिखे, देखिए एक तो ये होता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी वहाँ पे फैलती है जहाँ पे गुर्बत होती है, कि जब पेट की आग जो होती है वो नहीं बुझाई जाती तो इंसान कूदता रहेगा, बिल्कुल क्राइम्स बाहर रेट बढ़ जाता है. दहशतगर्द आके एडवांटेज लेते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं. मगर यूके के अंदर ऐसे सच थिंग्स नहीं है. इन लोगों को वहाँ पे अलाउंसेस मिलते हैं, जॉब नहीं है तो उसका भी अलाउंस मिलता है, घर नहीं तो घर भी दिया जाता है, तमाम फैसिलिटीज आपके पास होती हैं. मतलब न्यू बॉर्न है तो उसके लिए आपको दूध और पैकेजेस होते हैं जो दिए जाते हैं. अच्छा, इनमें से जो एक आपके बारे में इंफॉर्मेशन आई हैं वो मुसलमान तो ऑब्वियस हैं, उनके अपने बच्चे भी थे. आज भी अखबारों में कुछ फोटोग्राफ्स आए हैं कि जिन खवातीन को लेके जा रहे हैं वो एशियन कुछ ड्रेस पहनी हुई है, लग रहा है कि कोई मुसलमान खवातीन है. तो बहुत ही बुरा है और इसके ऊपर जो है पूरी दुनिया जो है हिल के रह गई है और तमाम जगह से इसको कंडेम किया गया. देखिए एक तरफ अमेरिका में मुसलमानों को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि दे आर द ट्रबल मेकर, और अब इस तरह की चीजें फ्रांस में भी हो रही हैं, इधर भी हो रही हैं. इससे जो है मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट हो रही है. आप देखिए इसको तो ये बात कहना चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जब सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो निकल के सामने आता है कि जो कहने को अपने आप को मुसलमान कह रहे थे दरअसल वो मुसलमान नहीं थे. नुसरत नाम तो है. देखिए वेदर मुसलमान वो सही मानों में तालीमात पे अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुसलमान तो लेकिन अपनी है, मगर आइडेंटिटी तो उनकी ये है कि मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, नाम भी उनके मुस्लिम्स हैं. तो लोग समझते हैं कि तमाम मुस्लिम्स जो हैं वो इस तरह की चीज कर रहे हैं. तो सोच सैड मेरे ख्याल से इस चीज को जितना कंडेम करना चाहिए वो कम है. इम्तियाज साहब इस बात को भी कंटिन्यू कीजिए, लेकिन मैंने आपसे तो खुसूसी तौर पर बात करनी थी क्योंकि मुझे आपका चेहरा देखकर ही लगा कि कल आपने मैच जरूर फॉलो किया है. बिल्कुल देखा, आप तो इस वक्त वैसे भी डिस्कस में आप हैं आजकल, आप भी माशाल्लाह कमेंट कर रहे हैं. तो उसके बाद कल भी हम बैठे थे, जी देखा भी ना हो. तो फिर कल हम बैठे थे तो गुफ्तगू भी हुई थी, 2-3 दोस्त थे उसमें सारा. फिर आपका भी जिक्र आया कि मैं कहा भाई ठीक है, हम तो आलिया रशीद के हवाले से थोड़ा सा वो होते थे, और फिर आपका भी जिक्र आया. हमने कहा भाई ये तो अच्छी एंट्री है और होना चाहिए, ऐसा बात नहीं है. लेकिन नुसरत ये जो एक बात है ना गुर्बत के हवाले से, मैं उसके ऊपर इतना बिलीव नहीं करता. उसकी वजह ये है कि आप कभी थक जाकर देखें, बहुत गुर्बत है लेकिन वहाँ पे क्राइम रेशो 0 है. अगर वहाँ पर कोई चीज़ आप भूल जाएं तो आपको वापसी में मिल जाएगी, किसी शॉप पर मिल जाएगी या वहीं पर मिल जाएगी, और बहुत गुर्बत है वहाँ पर. मसला ये है कि और अगर ये जो सूरत हाल अब खासतौर पे फ्रांस में, अमेरिका में और हमारे बरतानिया में बन रही है, और मैं समझता हूँ कि 2-4 कंट्रीज और इस तरह से इफेक्ट होंगे. क्योंकि आप अगर 90s के ईरा में जाए फिर 2000 के ईरा में आए तो जो एक इत्तेहाद बन रहा था एक दहशतगर्दी के खिलाफ, तो जो ममालिक उस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे थे वहाँ पर ये वाकयात होना शुरू हुए थे. और वहाँ अपने याद होगा कि बरतानिया नहीं था जब इराक के खिलाफ वार में, तो बरतानिया में इसी तरह के कई वाकयात हुए थे. तो फिर उसके बाद टोनी ब्लेयर को अनाउंस करना पड़ा कि भाई हम इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है. जापान में एक आध वाकयात हुए. अब फ्रांस, ये बरतानिया और 2-3 जो मैं समझता हूँ कि और वेस्ट के हमारे यूरोपीय ममालिक के कुछ ममालिक हैं खदशात है कि वहाँ पर भी ऐसा हो, ताकि उनको उस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए जो हाल ही में अनाउंस किया गया है, और कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर. तो ये बिल्कुल ठीक है कि मुसलमान हैं उसमें यूज होते हैं, तो हमें उस बारे में हमारे जो उलमा इकराम है उनको एक बहुत फोकल पार्ट प्ले करना पड़ेगा कि आया उनका क्या किरदार है और आगे उससे क्या है. यहया साहब की कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम यहया साहब. वालेकुम सर, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. आप बताइए.
दोनों मेहमानों को सलाम हो, इश्तियाक भाई को भी खुद सलाम हो। इश्तियाक भाई की कॉलम तो असल में मुझे इसलिए पसंद है, मैं अखबार कभी पढ़ता हूँ, नहीं इनका कॉलम जरूर पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें पाकिस्तान से मोहब्बत और पाकिस्तान के जो एक जैसे पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना चाहिए ना, वो हमेशा ही करते हैं और हमेशा पाकिस्तान के लिए लिखते हैं। तो ये इनकी बड़ा खासा है इनकी ये तहरीर में। अच्छा, क्योंकि देखिए बात हो रही है अभी क्रिकेट के हवाले से, थोड़ा सा मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि खुदा की भी क्रिकेट बोर्ड को हमारे नजन सेठी जैसे लोगों से याद दिलाई जाए और कोई ऐसे लोग लिखे हैं जिनका कोई विजन हो, जो कोई नई रिफॉर्म कर सके। क्योंकि देखिए एक तो ये होता है कि चलो हमारे पास बंदे भी हैं, टैलेंट भी, लेकिन कहाँ किसको प्लेस करना है और कहाँ किससे क्या काम लेना है वो नहीं हो पा रहा है। तो क्रिकेट की दुनिया के इतने मशहूर लोग बैठे हुए हैं, इतने एक्सपर्ट हैं, उनको लेकर आगे लाया जाए। अच्छा, दूसरा क्योंकि इम्तियाज भाई बैठे हैं, मेरा सवाल जो क्योंकि लंदन के हमलों के हवाले से बात हुई थी, मैं ये कहना चाहता हूँ इम्तियाज भाई, आप तो दुनिया भर घूमते हैं, आपको इनकी पॉलिसीज का पता होता है और ये यकीनन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे जहनों में सिर्फ बैठा दी गई कि शायद हमारे जो दहशतगर्दी के वाकयात में सिर्फ वही लोग मुलविस होते हैं जो बिल्कुल ही यानी जाहिल टाइप के लोग होते हैं या बिल्कुल उनका माइंडसेट बिल्कुल एक तरफ होता है। लेकिन ये जो लोग पढ़े लिखे लोग लड़के कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं, यकीनन मैं इनकी कोई हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन आपके ख्याल में इनको ये यूरोपियन कम्युनिटी को और इन लोगों को नहीं चाहिए कि मुसलमानों के लिए जो एक उन्हें पॉलिसी मुरतब की है इसमें चेंज किया जाए, जो मुसलमानों के जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ भी इनको कुछ करना चाहिए। वहां पे ये कुछ नहीं करते, लेकिन जहां कुछ वाकया होता है उस वक्त फौरन मुसलमान जाहिर हो जाता है सामने। तो आपके ख्याल में ये हमें इस पे क्या रिएक्शन करना चाहिए? ठीक है, थैंक यू। इनका मकसद यही है कि दहशतगर्दी की कार्रवाई में तो आगे हैं, लेकिन अगर मुसलमानों के अपलिफ्ट के लिए कुछ कर सकते हैं तो वहाँ आगे नहीं नजर आते। देखिए, कल सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि कई मुसलमान औरतें जो हैं जहाँ पे ये वाक़या हुआ है वहाँ पे गई हैं, उन्होंने फूल वूल वहाँ पे रखे हैं और कंडेम किया इस चीज़ को, जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। क्योंकि देखिए ये पूरी कम्युनिटी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पूरे मुसलमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल लोग हैं। और अब ऐसे बतलाए क्यों हो रहा है, देखिए यूके के अंदर मैं साल में कोई 4 बार कम अज़ कम मेरा जाना होता है काम के सिलसिले के अंदर। आप यकीन करें जितनी शख्सी आज़ादी वहाँ पे है और लोगों को अपने रिलीजन की आज़ादी है किसी को नहीं है। और मुसलमानों की इतनी इज्जत की जाती है कि रमज़ान के अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है आप रोज़ा खुलवाने के लिए अभी 3 दिन पहले लंदन के मेयर मुसलमान। और अभी देखिए मैं बड़ा हैरान हुआ, 3 दिन पहले मेरे पास एक इन्विटेशन आया, यहाँ पे इनकी जो डिप्टी हाई कमिश्नर हैं उन्होंने रोज़ा खुलवाया, हम सबको हमको बुलाया और खुद शलवार कमीज पहनी और सर के ऊपर उन्होंने दुपट्टा डाला हुआ। इतना यानी कि एक जेस्चर था। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने रोजा रखा कुछ किया, बट इनवाइटेड भी उन्होंने किया, मतलब कि रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, मतलब और फिर अगर हम उससे मतलब ये करते हैं और इससे फिर बाद में प्रॉब्लम हमें ये आती है कि फिर वीज़े की सख्ती हो जाती है, मुसलमानों को वहाँ पे शक की नज़र से देखा जाता है तमाम। तो मेरे ख्याल से वजूहत इसकी ये हो रही हैं सबसे ज़्यादा कि ये पढ़े लिखे लोगों को ये दाइश वगैरह ये क्या कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपको ब्रेन वॉश कर देते हैं। आजकल जो सबसे जहाँ पे ये चीज़ अच्छी चीज़ भी एक तरफ गिनी जाती है, मिसयूज भी हो रहा है, जहाँ पे दहशतगर्द क्या है लोगों को तलाश में देते हैं कि किस तरह लोगों को ब्रेन वॉश किया जाए। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनकी से मुलाकात हो, सोशल मीडिया के ऊपर उनको इस तरह उनके माइंड को जो है वो कर देते हैं और फिर इस तरह के वाकयात होते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद इस्माइल साहब कैसे हैं? क्या मैम ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र। हमने इधर बात करनी था कि लंदन में बहुत दहशतगर्दी हो रही है आजकल। नंबर मिलाने में डिफिकल्टी नहीं, लंदन का शक है, लंदन की दहशतगर्दी का शक है मेरे ख्याल से। क्लियर बोलिए, आप टीवी से मेरी आवाज नहीं सुनेंगे तो आपको सब बात खुद भी जो आपने कहना है वो बेहतर समझ आएगी और हमें भी आपकी बात बेहतर समझ आएगी। आप टीवी से सुन लीजिए, फिर ऐसा कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक और खबर आपसे शेयर करेंगे। हुसैन नवाज की तस्वीर हतक आमेज, गैर जानिबदाराना तफ्तीश पर संगीन सवालात उठ गए। लेकिन नुसरत बातें होती हैं, आप मिसाल के तौर पर हम सरकारी मीडिया पे बैठे हैं, अगर ये बात करेंगे तो फिर ये होगा ना सरकारी मीडिया पे। ये कल से इस पे बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है। देखें, जब DIT पे मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, आइन मेरे लिए बना है, किसी इदारे के लिए आइन नहीं बना, मेरे लिए आइन बना, मेरे राइट को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है एक पाकिस्तानी की हैसियत से। जब ये कहा कि बड़ी क्लोज और बड़ी सेक्रेट ये होगी और इन कैमरा होगी, तो ये चीजें कैसे बाहर आ गई? किसी ने कहा कि जनाब ये फोटो शॉप है, और अगर वो फोटो शॉप भी है
तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, चाहे ना हुसैन नवाज हो या ABCD जो भी हो, उसको वो पूरे तमाम राइट हासिल हैं जो किसी एक आम शहरी को होते हैं। अब इस तरह से JIT पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आगे चल के आ रही हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि इन कैमरा ट्रायल होगा, मैं समझता हूँ कि जो डिबेट होती है बाहर आके उसके ऊपर पाबंदी बिल्कुल सख्ती से लगा देनी चाहिए कि कोई भी इसके ऊपर कोई गुफ्तगू। वैसे भी जो कोर्ट के मैटर्स होते हैं उनको तो हर फोरम पे मना किया जाता है डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज की पासदारी नहीं हो रही है। हम तो जहाँ दिल चाहता है उसको जिस तरह दिल चाहता है क्रिटिसाइज करते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सैड इंसिडेंट्स है कि किसी आदमी को इस तरह ह्यूमिलिएट करना। देखिए, जब आप किसी कोर्ट में जाते हैं, GIT के सामने पेश होते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप कोऑपरेट कर रहे हैं और आपको इंसाफ मिलेगा, और वहाँ से इन रिटर्न में जब इस तरह की चीजें हों कि आपको एक तमाशा बना के पेश किया जा रहा है, आपकी वो तस्वीरें दी जा रही हैं। रमजान में 8-8 घंटे 10-10 घंटे उन्होंने कोऑपरेट किया। I'm not saying कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते हैं, बट एक जैसे उसकी भी अपनी एक इज्जत है और उसको ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर वो चाहते तो बीइंग ए नॉन रेसिडेंस पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, UK में रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, वो कहते थे कि जी आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता और मैं नहीं कर सकता। एक आदमी कोऑपरेट कर रहा है, एक आदमी ऑल द वे आके एक दिन पहले 10-10 घंटे 12-12 घंटे कर रहा है, और फिर ये लीक जो हुई है वो PTI के जो जजी साहब हैं उन्होंने इस चीज को लगा के और सोशल मीडिया के ऊपर आप मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, इसका मकसद क्या है करने का, पहले जिसमें जाए क्यों किया जा रहा है। मकसद है प्रोवोक किया जाए, प्रोवोक किया जाएगा तो फिर निहाल हाशमी जैसे वाकयात होंगे। नेचुरली देखिए, हर जगह पार्टी के लोग होते हैं, सिंपैथाइजर्स होते हैं, उन्हें गुस्सा आता है, फिर उनके मुंह से चीजें निकल जाती हैं जो कि नहीं निकलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से मकसद इसका यह है कि किसी तरह नून के जो जियालिस हैं उनको किसी तरीके से प्रोवोक किया जाए, मगर मेरे ख्याल से हुकूमत को चाहिए और कोर्ट को, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इम्पार्शियलिटी जो है इस वक्त इस GIT की जो है वो हो रही है। ऑलरेडी 2 आदमी ऐसे हैं जो कभी मतलब उनके बारे में डाउट क्रिएट हो रहा है, होना चाहिए। अगर नहीं रहा तो कल को अगर ये GIT को रिपोर्ट देती है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी लोगों को। ठीक है, हमारे कुछ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नाइला। नाइला, कैसी हो, ठीक हो? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बड़ी सीरियस हम बातें कर रहे हैं और तुम्हारी आवाज ऐसी आई है कि हाँ, कॉल ड्रॉप हो गई है। दोस्त की कॉल आई थी। हाँ, ये सब मेरे दोस्त तो हैं, इतने अरसे से बातें करते करते अब तो दोस्ती हो गई है। बस फर्क ये है कि इन लोगों ने मुझे देखा हुआ है, मैंने इनको देखा हुआ नहीं है। हाँ, लेकिन नाम और आवाज से मैं इन सबको पहचानती हूँ। तो बहरहाल ये चीजें जो हो रही हैं, ये मुझे लग रहा है कि मैंने आपको बीच में इंटरप्ट करना है। बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है। देखिए, इस पर भी सो मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि जब निहाल हाशमी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रूव किया है कि GIT उनके ऑर्डर पर बनी है, तो उसकी तमाम एक्टिविटी सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग करती हैं या लिंक करती हैं, तो ये इशू भी जो आया है ये भी लिंक करता है। तो इस पर भी सो मोटो होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि ये जो पिक है किस तरह से आउट की गई है और किस पर्पज के लिए ये आउट की गई। अच्छा, वन लाइनर क्रिकेट टीम के लिए भी तो कहते हैं, जल्दी से वक्त खत्म हो गया। क्रिकेट टीम के लिए ये है कि मैं समझता हूँ, मैं कभी क्रिकेट से मेरा शगफ नहीं रहा और मैं बड़ा इसमें जसात रहता हूँ, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि दूसरों के कहने पे अपने बच्चों को इल्जाम तराशियां नहीं करनी चाहिए, उन्हें कटेरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कल बहुत गलत हुआ, उसके इम्कानात थोड़े से नजर आ रहे थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब क्रिकेट टीम के पास टैलेंट है, उसका मोरल जो आपने डाउन किया हुआ है, उस मोरल को आप करने की जरूरत है। ऑटोमेटिक ये बच्चे, यही बात कल कहीं भी जा रही थी कि अगर ये जीत गए तो इनकी ये साइकोलॉजिकल पावर होगा जिससे ये जीत पाएंगे, अगर ये पॉजिटिव रहेंगे और ये सोचेंगे कि हम जीत सकते हैं। वन लाइनर आप भी कह दीजिए, वक्त। देखिए, क्रिकेट पर्सन ने कह दिया है, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि ये जो तस्वीर आई है इससे पहले एक और चीज बड़ी डिस्कस हो रही थी और वो मामला भी अभी तक हल नहीं हुआ है, जिसके अंदर ये 2 लोगों के लिए जो कॉल्स रिसीव हुई थी व्हाट्सएप कॉल के, इन लोगों को तो भेजा जाए। कभी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि व्हाट्सएप कॉल पे लोगों को मांगा जाए, आमतौर पे लेटर लिखा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस तरह शकूक और शबाहत पैदा कर रही हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए कि इन तमाम चीजों का नोटिस लें, क्योंकि अगर नोटिस नहीं लिया तो इससे ये होगा कि कल GIT की जो रिपोर्ट होगी उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और रोजे में आज मुझे लगा कि रोजे में ना थोड़ा थोड़ा कहीं
इम्तियाज साहब जो है थोड़ा थोड़ा कहीं लॉस्ट हो रहे थे हल्का हल्का। नहीं अभी तो नहीं, दोपहर के बाद हो सकता है। दोपहर के बाद हो सकता है। थैंक यू सो वेरी मच। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हमारे अगले मेहमान द डेंटिस्ट वो हमारे साथ मौजूद होंगे। दांतों के मसाइल के हवाले से आप कोई भी सवाल उनसे कर सकते हैं। कैसे अंकल, आपका घर रेंट के लिए खाली है? अब क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह की स्टोरेज। इसके अलावा कुछ किराए? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है। सोचें, ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। पुरअमन पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले साथ में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का निशान, रमजान पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हारून शाह हैं, कंसल्टेंट डेंटिस्ट। और रमज़ान के महीने में डेंटिस्ट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ सकती है। रमज़ान के महीने में ही हम क्या क्या गलतियाँ करते हैं, इस पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे। डॉक्टर हारून को वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, रमज़ान के महीने में हम ब्रशिंग छोड़ देते हैं, अभी हम ये बात कर रहे थे। बिल्कुल ऐसी है, मानेगा कोई नहीं वैसे ये बात। स्किप कर जाते हैं। जैसा है कि हमें ऐसा लगता है कि उससे रोज़ा खराब हो जाता है, तो हम ब्रशिंग करते नहीं है। और तहरी के टाइम हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है, हम जल्दी जल्दी में तहरी कर रहे होते हैं और उसके चक्कर में हमारे वो टाइम भी हमारे से स्किप हो जाता है। तहरी के बाद भी नहीं करते और सुबह उठ के भी नहीं करते। अच्छा, इससे अगर मुतवातर 30 डेज ऐसा कर लें, क्योंकि रमजान है, जाहिर है वो रोजे तो गुजार रहे हैं लोग, उसका इम्पैक्ट क्या होगा 30 दिन बाद? 30 दिन बाद हमारे पास इम्पैक्ट ये होगा कि हमारे सारे मसूड़े इन्फेक्टेड हो जाएंगे। उसकी वजह से हमारी जो सारी प्रॉब्लम जो मसूड़ों की होती है, ब्लीडिंग गम्स होती हैं, खून निकलना होता है और दांत का लूज हो जाना होता है। ज्यादातर जो शुगर वाले पेशेंट है उनके लिए बहुत ज्यादा ओरल हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है। अच्छा। तो रमजान के महीने में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोजे भी रखते हैं और वो स्किप कर रहे हैं, उनके लिए तो और प्रॉब्लम है। जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो हाइजीन अच्छी नहीं रखते हैं, उनके मसूड़े खराब हो जाते हैं, उनकी कनेक्शन सिस्टमिक डिजीज से भी है, आपकी बॉडी से भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इसका। ओके। तो वो शुगर कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इसके डायरेक्ट रिलेशन होते हैं। हमारी मसूड़ों की जो डिजीज है ना, इनके रिलेशन बॉडी की डिजीज से भी ताल्लुक है। अच्छा, डायरेक्ट। मैंने ये भी देखा है जैसे बच्चे ब्रशिंग नहीं करते हैं रात में, तो कुछ अर्से बाद उनके टॉन्सिल्स का इशू हो जाता है। बिल्कुल है, उसका ताल्लुक भी बिल्कुल है। इसलिए कि आपके बेसिकली जो प्लाक रिटर्न और प्लाक बेसिकली बैक्टीरिया है, वो एक जम्स है। वो जम्स आपके बॉडी में जा रहा है, आपके हलक में जा रहा है, आपके हार्ट पे भी अफेक्ट करता है।
अच्छा, आपके हार्ट पे ओरल हाइजीन यानी आपके मुंह की हाइजीन या सफाई इतनी जरूरी है, अदरवाइज वो आपके दिल पे भी इफेक्ट कर सकती है, आपके गले पे इफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल। और शुगर के पेशेंट जैसे आपने बताया, बिल्कुल। आजकल जो सबसे ज्यादा रिसर्च इसी पे चल रही है कि ओरल हाइजीन जो मेंटेन नहीं करते उनके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाए। प्री टर्म जो बर्ड्स होती हैं, बच्चे जो वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, वो उसके भी इससे ताल्लुक है। अच्छा, इतना कनेक्शन इसके कनेक्शन जो आजकल बाहर ममालिक में रिसर्च हो रही है, सबसे ज्यादा ओरल हाइजीन के कनेक्शन पे हो रही है कि वो किसके साथ उसकी क्या क्या कनेक्शन है। इसके कनेक्शन आपके प्रेगनेंसी से भी अफेक्ट है, आपके मसूड़े प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से आप हाइजीन अच्छी नहीं रखेंगे, अपनी केयर नहीं करेंगे तो उसका अफेक्ट आपके बेबी पे भी पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास ये ज्यादातर सवालात आते हैं जब भी मैंने डेंटिस्ट्री के हवाले से या डेंटिस्ट जब हमारे साथ मौजूद हुए कि लोगों को जो कॉमन प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो मसूड़ों से खून आना है। ये बहुत, मैंने इसकी कॉल्स अपने करियर में वर्ल्ड वाइड सबसे फर्स्ट नंबर पे जो डिजीज है वो मसूड़ों की, मसूड़ों से खून आना या ठंडा गर्म लगना, ये दो चीजें बिल्कुल हर कोई इसका सवाल करता है, हर दूसरा बंदा। वैसे आज आप कॉल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं अपने मसूड़ों के बारे में, अपने दांतों के हवाले से, अपनी अकल दाढ़ के हवाले से, कोई भी ऐसी चीज है जो आप जिसपे प्रॉब्लम हो। और मुझे तो ऐसे प्रॉब्लम्स रहे कि मैंने बड़ा कुछ सीख लिया दांतों के हवाले से। अलावा से भी हमारे आजकल तो काफी ज्यादा एस्थेटिक की तरफ जा रहे हैं लोग, अपनी हाइजीन यानी दांतों की खूबसूरती पे भी लोग बहुत काम कर रहे हैं। दांत अगर टेढ़े मेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं, कैसे उनको खूबसूरत बनाया जाए, इस पर भी आप सवाल कर सकते हैं। गिल्ड हम चेंज कर सकते हैं, ऊपर से उसकी कवर हम चेंज करा सकते हैं। मतलब कहते हैं कि जब आप स्माइल करते हैं तो उसमें आपके दांतों का बहुत रोल होता है, दांत अच्छे लगेंगे तो स्माइल अच्छी लगेगी। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, और हमारे साथ है रुखसाना, राइट? जी सर। हाँ जी मैडम, बताएं क्या कहना चाहती हैं, क्या सवाल है? तो मैं ये कह रही हूँ आप ही कहने बहुत खुश हूँ, मेरी पहली दफा कॉल लगी है, मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। हाँ वो लग रहा है, वैसे होनी भी नहीं चाहिए खुशी की इंतहा, कुछ तो बेइंतहा रहना चाहिए। मैडम ये जो आपकी प्रोड्यूसर साहब है ना, एक दफा मेरा कॉल रिसीव करके कहा जाते हैं, मुझे बहुत खपाती है इससे। अच्छा, ओके। हाँ, ये जो ब्रश वाले काम होते हैं ना मैडम, ये बहुत ही ना फजूल से काम होते हैं, ये धंधा तो लगाओ, दान अच्छे होते हैं। सही है, ठीक है। अभी डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं कि ये ब्रश वाले काम तो ऐसे ही होते हैं, क्या बताया ना, दंदासा लगाओ और उससे सारी चीजें बेहतर करो। ठीक है, अभी मैं ऑन एयर पूछती हूँ। थैंक यू रुखसाना, ये चीज बताइए भाई, रुखसाना को भी और बाकी लोगों को भी। दंदासा पुराने लोग यूज करते थे, आजकल भी काफी यूज करते हैं। वो बेसिकली उस वक्त आपके दांतों को रगड़ देते हैं, वो बेसिकली साफ नहीं करते, वो दांतों को रगड़ते हैं और उसके बाद उस दांतों पे जो स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, वो वापस नहीं जाते हैं। अच्छा, ये चीज जो है ये ब्रश से भी करते हैं लोग, बिल्कुल एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से होता है। हाँ, ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है कि रगड़ के साफ करो और उसके बाद आपको ठंडा गर्म लगने लग जाता है, तो ये पॉइंट आपने शेयर करना है कि दांतों की सफाई एक्चुअली करनी कैसे है। लेकिन एक कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप ही कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। डॉक्टर साहब से बात करनी है जी। जी कीजिए बात। जी बोले। मैंने अपने दांतों के वाले से पूछना है कि मेरे दांत जो है ना नीचे वाले, वो थोड़े थोड़े ना आगे पीछे हैं, तो उनके ना सफाई में काफी प्रॉब्लम आती है कि जो थोड़े से पीछे है ना वो सही तौर पर साफ नहीं हो पाते, और जो थोड़े से आगे हैं अंदर वाली साइड से भी ना उसमें कुछ न कुछ रह जाता है। तो माचिस की तीली से मैं ना, किसी ने बताया था कि तेजाब में डुबो के ना उससे आपने साफ करना है, तो उससे ना कभी कभार जो साफ कर लेते हैं काफी। जी दांत सही है आपके तेजाब में डिबो के जो दिया सलाई वो माचिस की तीली होती है उसको बैटरी वाले तेजाब में डुबो के हम साफ कर लेते हैं, उसके अलावा किसी भी चीज से नहीं होता। डॉक्टर साहब से पूछना था कि क्या इन्हें कोई आसान हाल है? ये तो आपने जो हल बताया इससे तो आसान ही होगा, जो भी हल है इससे आसान होगा। तेजाब आपने कॉल किया, तेजाब से आपके दांतों पे अफेक्ट आ रहा है, आपके दांत उसमें रिजॉर्व हो रहे हैं, आपके बेसिकली दांत की जिल्द खराब हो रही है और उसके सेंसिटिव हो जाएंगे और आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, मसूड़े जल जाएंगे आपके। हाँ। जो बैटरी के ऑफिस में जो इलाके में इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, उनके दांत खुद ब खुद गलते हैं। हमारी जो डायग्नोसिस हम करते हैं इसी तरह करते हैं कि बैटरी की अगर किसी फैक्ट्री में कोई बंदा काम कर रहा है तो उसके दांत बेचारे के गलते हैं इसी वजह से, उस तेजाब की वजह से।
अच्छा। तो वो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो उस पर तो डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है दांतों में, दांत खुद ही खत्म हो जाए। अगर उनकी क्राउडिंग है, अगर आपके दांत आगे पीछे हैं, उसकी सफाई अगर आपके सॉफ्ट ब्रिस्टल से ब्रश से नहीं कर पा रहे, आप डेंटल फ्लॉस यूज करें। एक धागा होती है, बिल्कुल बताइए। डेंटल फ्लॉस होता है, वो दांतों के दरम्यान में जो स्पेसेस होते हैं उसको साफ करने के लिए होता है। बेसिकली हम लोग सिर्फ ब्रश कर लेते हैं, एक वक्त कर लेते हैं, हम कहते हैं हमारी जान छूट गई। सिर्फ हमारे एक वक्त की ब्रशिंग से जान नहीं छूटती, हमें एक सुबह के वक्त ब्रशिंग करनी है और एक हमें रात को सोने से पहले ब्रशिंग करनी है, और साथ में बीच में आप या ब्रशिंग के साथ या बीच में एक ऐसा टाइम निकालें जिसमें आप डेंटल फ्लॉस यूज करें। रोजाना या अल्टरनेट डेज पे आपको फ्लॉस यूज करना जरूरी है। जैसे पहले टूथपिक से करते थे ना कि कोई भी रेशा कोई भी ऐसी चीज आपके दांतों के बीच में तो टूथपिक यूज करते थे, वो आउटडेटेड हो गया, बल्कि वो कर रहा है, ट्रॉमेटाइज कर रहा है आपके गम्स को, वो आपके गम्स को खराब कर रहा है। तो अब एक नई चीज निकली है, एक धागा होता है जो मेडिकल जैक्ट हुआ होता है, वो नरम सा धागा होता है, वो दांतों के दरमियान आराम से चला जाता है और उसको दांतों के दरमियान पे जो आप कह रहे हैं क्राउडिंग है या आगे पीछे, उसको आसानी से दरमियान में जो मसला आ रहा है ना उसको सफाई के लिए वो फ्लॉस यूज होता है। थोड़ा सा बाहर निकालें, उसे तोड़ लें, दोनों उंगलियों में करें और आराम से फ्लॉस करें, ये तरीका है उसका। वैसे आप नेट पे देख सकते हैं अगर कभी ना समझ आए। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, मोहतरमा मोहम्मद दीन कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हाँ जी फरमाइए। मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये जब मैं पानी पीता हूँ या जब चाय पीता हूँ ना, तो उस वक्त ठंडा या गर्म महसूस होता है और एक झरनाहट जो होता है ना, एक वाइब्रेशन की जैसे पूरे जबड़े में महसूस हुई है। ठीक है, इसका जवाब हम आपको ऑनर देते हैं जी। बेसिकली हम वही वाली बात है एग्रेसिव ब्रशिंग की वजह से। एग्रेसिव जब हम ब्रशिंग कर रहे हैं या टूथपिक यूज कर रहे हैं या ऐसे कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जो दंडासा यूज कर रहे हैं, मसवाक यूज कर रहे हैं, जिससे आपके दांतों के ऊपर की लेयर हट जाती है, उसकी वजह से दांत हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं। एक रीजन ये जोर से ब्रश कर रहे हैं कि दांतों के ऊपर की लेयर हट गई, ये एक फर्स्ट रीजन है। सेकंड रीजन ये है कि आपके मसूड़े या आपकी एज के साथ साथ आपके मसूड़े नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, उससे आपको क्या होता है जड़ें एक्सपोज हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। वो जड़ें जब एक्सपोज होती हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। ठीक है, उससे आप क्या करें, सॉफ्ट ब्रश यूज करें और ज्यादातर फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट यूज करें, जो आपको वहाँ पे फ्लोराइड टूथपेस्ट को वो उस लेयर को भी कवर करेगी, उसको वापस रिपेयर करेगी और बेसिकली आपकी सेंसिटिविटी को भी कम करेगी। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ, लेकिन मुझे एक दफा मेरे पर्सनल डेंटिस्ट ने कहा, जब हमने उनसे पूछा कि कौन सा टूथपेस्ट अच्छा है, तो कहने लगे टूथपेस्ट जो है वो सोप की तरह है। बिल्कुल ऐसे सोप आप कोई भी यूज करें वो झाग बनाने के काम आएगा, तो टूथपेस्ट भी ऐसे ही है कि सब एक जैसे है। बिल्कुल, ये है आपके मेन चीज इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब आपके दांत साफ करने का काम है कि आप किस तरह साफ करते हैं, मेन चीज वो है। बट उसमें टूथपेस्ट में भी कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे मुंह में रह जाए तो वो दांतों को रिपेयर भी करती है, इसको रीमिनरलाइज करती है। बेसिकली इसको उसके मिनरल्स जब खत्म हो जाते हैं तो वो सेंसिटिव होना शुरू हो जाता है, उसमें कैविटी आना शुरू हो जाती है। कैविटी आने का मकसद क्या है, उसके अपने जो मादनियात या उसके मिनरल्स है दांतों में वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है और उसमें कैविटेशन शुरू हो जाती है। तो उसको हम रीमिनरलाइज करते हैं दोबारा से सही करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। उसमें मिनरल्स होने चाहिए, फ्लोराइड बेसिकली मिनरल है जो उसको रिपेयर करता है। ठीक है, एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सायरा, सायरा सवाल कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो। आप लोग कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, मैं रोज आपको काम देखती हूँ। थैंक यू सो मच। दांत वगैरह सब ठीक ठाक है? डॉक्टर साहब से बात करती है। जरूर कीजिए डॉक्टर साहब से बात। जी बोले। जी बोले। डॉक्टर, मुझे दांतों के बारे में पूछना है कि मैं 2 बार वॉश की है, किसी की वाइट नहीं हो दांतों में। दांतों में क्या है समझ नहीं आया। मेरे दांत जो बहुत खूबसूरत नजर आए, वाइट नहीं हो उसमें, इसलिए 2 दफा ब्रश करती हैं। लेकिन अगर नहीं रिजल्ट आ रहा तो वो भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। जी करती हूँ। अच्छा ठीक है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि सिर्फ ब्रशिंग करने से दांत साफ हो जाएंगे या डेंटिस्ट के पास भी अगर आप चले जाएं तो वो भी आपके दांतों को साफ कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ये तमाम चीजें भी हैं जो हो सकती हैं, इसका जिक्र हम करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
कैसे अंकल, आपका घर रेंट के लिए खाली है? अब क्या करते हैं? हम जॉब करते हैं। इसका रेंट वगैरह क्या है? 25,000 रेंट है और 2 माह की स्टोर। इसके अलावा कुछ किराए? पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होगी आपकी। ये साल का एडवांस रखें, पुलिस के चक्करों में कौन पड़ता है? ठहरिए, ये देखकर खुश मत हो कि कितना पैसा आया है। सोचें, ये पैसा कौन कहां से लाया है। दहशतगर्द शहरी इलाके में कार्रवाई करते हुए किराए के मकान ही इस्तेमाल करते हैं। और हम पाकिस्तान के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दें, क्योंकि हर पाकिस्तानी रद्दुल फसाद का सिपाही है। क्या सदकात और ज़कात गैर संजीदगी या लापरवाही से अदा हो जाते हैं? ज़कात और सदकात देते हुए फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है? क्या सदकात ज़कात के नाम पर इकट्ठी की गई रकूम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होती हैं? सदकात और खैरात के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए आवाम क्या कर सकती है? इन सवालों के जवाब के लिए देखिए प्रोग्राम हक हकदार तक, पाकिस्तान टेलीविजन पर। वेलकम बैक। और साथ में हाय हेलो भी सब चल रहा था। खैर, इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं और कुछ पेंडिंग जवाबात भी हैं जो डॉक्टर साहब से हम उसका जवाब लेंगे, लेकिन पहले हम गुलाम मुस्तफा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी मैडम, मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ गोजरा से। हेलो, कुछ समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। मैडम मैं मुस्तफा बोल रहा हूँ गोजरा से, मेरे दांतों में बहुत ज्यादा दर्द है। अच्छा, डॉक्टर साहब से सवाल कीजिए, दांतों में क्यों दर्द है? हाँ जी, क्यों दर्द है? जी मैडम वो काला कीड़ा लगा हुआ है, पीले पीले कीड़े लगी हुई है। तो उसके लिए ना डॉक्टर साहब से कॉल नहीं करनी पड़ती, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ये मसला है एक्चुअली। तो ये बात तो मैंने ही आपको जवाब दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। लेकिन अगर कैविटी है दांतों में, कीड़ा जिसको हम कहते हैं आम अल्फाज में, तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ना रीजन ये कि लोग समझते हैं कि हम टैबलेट खा लेंगे या दर्द की दवाई खा लेंगे या एंटीबायोटिक खा लेंगे उससे हमारा दर्द आराम हो जाएगा। वो आपका आर्जी आराम कर देगा, बिल्कुल आपके प्रेशर इन्फ्लेमेशन कम कर देगा, आपके जख्म को कम कर देगा। बट दांतों का दर्द जो है ना, वो जब तक अगर वो दर्द मुस्तकिल रह रहा है या उसकी अगर फिलिंग है, ठंडा गर्म लग रहा है तो फिलिंग करनी है, अगर रूट कैनाल करना है, उसकी जड़ों की सफाई करनी है तो उसकी जड़ों की सफाई जब तक नहीं होगी वो रिकरेंस करता रहेगा, वापस आते रहेगा और वो आपके और दांतों को खराब करेगा। एक दांत में है और अगर आप इसी तरह टाइम निकाल देंगे तो फूड इन्फेक्शन खाना पचता रहेगा, उसके बराबर वाले दांतों में भी, तो बराबर वाले दांतों को भी वैसे कैरीज लग जाएंगे, वैसे कीड़ा लग जाएगा और ऐसा तो वो भी दांत खराब होगा। अच्छा, एक हमारे पैनल से भी सवाल आया था कि जब फिलिंग होती है दांतों में, गम्स वगैरह, एक्चुअली जब गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, हाँ गम्स में स्वेलिंग हो जाती है और वो स्वेलिंग फिर जाती नहीं है, उनका ये कहना है। वो असल में अगर फिलिंग इतनी डीप है कि वो जड़ों तक पहुंच चुकी है और उस पर हमने अगर फिलिंग कर दी तो उस पर स्वेलिंग गम्स में आ जाती है। या एक ये वजह है या एक ये वजह है जब दांत आपस में जहाँ मिलते हैं उस जगह खला फिलिंग हो जाए और वो फिलिंग बाहर की तरफ सही से ना हो फिलिंग, अगर सही से फिलिंग ना हो तो वहाँ पे खाना पचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे खाना पचता है और मसूड़े स्वेल हो जाते हैं। अच्छा, जल्दी से उनका जवाब भी दे दीजिए। फिर कॉलर है हमारे साथ जिन्होंने कहा था कि सुबह शाम 2 दफा ब्रश करती हूँ लेकिन दांत सफेद नहीं है, तो दांत सफेद करने हो तो क्या करें? प्रॉपर अगर ब्रशिंग टेक्निक उसको नहीं पता, अगर वो जितनी दफा भी ब्रश करे उसके दांत साफ नहीं होंगे। एक तो दांत साफ करना अलग चीज, आपके दांतों की सफाई अलग है। एक हम व्हाइटनिंग भी कर सकते हैं उसकी, बेसिकली उसकी ब्लीचिंग होती है, व्हाइटनिंग हो जाती है इन ऑफिस, मतलब वही क्लिनिक के अंदर ही हम करते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर साहब के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ब्लीचिंग के लिए अगर आप डॉक्टर से कराना चाहें तो वो भी हो सकता है, वरना अगर आज मौका मिला तो जरा टेक्निक भी बता दें कि ब्रशिंग की टेक्निक क्या है। अभी तक तो हमें उससे भी सही तरह से मुतारिफ नहीं हुए। हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मुझे तो दुख है जो रात टीम हमारी हारी है ना क्रिकेट है। जी, दुख तो है बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा हारी है। हाँ, बहुत ज्यादा हारी है ज्यादा हारी है, सही कह रहा है। हाँ हाँ, देखो ना मेरी बात सुनो ना।
अगर आप 300 रुपए पर मजदूर ले जाए इतने दाने तो वो बना देता है। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं इसमें? आप टीवी से भी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जरा कंफ्यूजन हो रही है, आवाज आपकी डबल आ रही है। थैंक यू, आपने कॉल किया और बहुत तकलीफ की बात है, बाकी टीम हमारी हार गई, दुख तो है। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं साहब बात करूँ झेलम से, मुझे डॉक्टर से सवाल करना था कि मेरे दांतों में कैविटी है। जी 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 बोले। और मैं वो फिल करवाता हूँ, निकल जाती है, मुझे क्या करना चाहिए कि ये कैविटी जो है ना खत्म हो जाए? ठीक है, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। कैविटी है और बार बार निकल जाती है या फिलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, या ये कहना आप किसी प्रॉपर फिलिंग वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास जाएं कि वो प्रॉपर, अगर वो फिलिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं, हर चीज आइसोलेशन प्रॉपर रखते हैं, अगर फिलिंग फिर भी निकल रही है तो फिर आपके दांत हो सकता है फ्रैक्चर हो, जिसकी वजह से फिलिंग मूव करती है और वो वापस निकल जाती है। तो उसका ये इलाज है कि इसके ऊपर पूरा खोल चढ़ा दें या कवर चढ़ा दें, उस तरह उसको फिर हम कवर कर सकते हैं। और फिर देखना भी पड़ेगा क्योंकि ये भी हमारे अलमिया है ना कि आप किस जगह पे जा रहे हैं, ये भी हमारे इशू। प्रॉपर फिलिंग के आप हमारे पास हर किस्म के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको दांत सीधे कराने हैं उसके स्पेशलिस्ट अलग है, फिलिंग करानी है वो रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट है। अगर आपको जो चीज करानी है उसके स्पेशलिस्ट अब अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो आपको लेकिन जाए कौन स्पेशलिस्ट के पास? और फिर लोगों का ये कंसर्न होता है कि जी डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो बहुत खर्चा होगा। नहीं, जरूरी नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के बाद आप प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वही जो जनरल डेंटिस्ट आपको चार्ज करते हैं वो वही चार्ज करते हैं, बट उनके स्किल्स में फर्क होता है, इसलिए उनकी स्पेशलाइजेशन उसी चीज में, तो स्किल्स का फर्क होता है। डेट्स वाई अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। और ये जो चीजें अल्लाह ताला ने आपको अता की है ना, आपकी दांत आंखें जो भी नेचुरल है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है और इसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते। तो इसको अगर आप प्रिजर्व कर सकें, इसका ख्याल रख सकें तो आप रखें, और कोई चीज आ जाती है तो मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। बस ये आपकी रिक्वेस्ट है। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब हैं, चौधरी रियाज साहब। जी वालेकुम सलाम चौधरी रियाज साहब, आप तो टीवी बंद कर देते। ये बाजी नुसरत बंद कर दिया मैंने, टीवी बंद कर दिया। ये डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं गोश्त खाता हूँ तो वो दांतों में बहुत फंसता है। क्या खाते हैं? मुर्ग खाते हैं तो दांतों में बहुत फंसता है। ठीक है, या बीफ खाते हैं, ज्यादातर लोग ये कहते हैं बीफ भी खाने से वो रेशा फंस जाता है, उसमें असल में आपके दांतों के दरमियान में जो टीवी से सुनिए, अब टीवी से सुनने का टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जो दांतों के दरमियान में गैप है वहाँ पे मसूड़े होते हैं, अगर उसकी हम प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं तो वहाँ गैप्स बन जाते हैं। बेसिकली जो हड्डी है वो गलना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे गैप्स बनते हैं, वहाँ खाना पचना शुरू हो जाता है और ब्रश से वहाँ साफ नहीं हो सकता। वही बात है कि आप हाइजीन प्रॉपर रखेंगे, आप प्रॉपरली ब्रश तरीके से करेंगे तो वो आप मसूड़े आपके नीचे नहीं जाएंगे, तो खाना भी नहीं पचेगा। उसी तरह जब खाना पचना शुरू हो गया, इसमें आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और स्केलिंग करवाएं, आप प्रॉपर आपकी प्रोफेशनल सफाई करवाएं, जो डेंटिस्ट करते हैं, सफाई करवाते हैं और पॉलिशिंग करते हैं। स्केलिंग के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि एक दफा स्केलिंग कराई तो दांत हिलना शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं, ये मिथ है, इससे कुछ ऐसा होता नहीं है। बेसिकली आपको सफाई करानी चाहिए, प्रोफेशनल क्लीनिंग आपको करानी चाहिए। अगर आपके दांत ऐसे हैं, आगे पीछे हैं, या उसमें स्पेस आ गई, या ऐसे हैं डायबिटिक पेशेंट है, इस तरह उनको हाइजीन अपनी ज्यादा मेंटेन करनी है, तो उनको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। आपको एटलीस्ट ईयरली एक दफा आपको स्केलिंग करवानी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिन लोगों ने स्केलिंग कराई है उनसे भी अगर आप पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा कोई खास थोड़े दिन शायद 3-4 दिन के लिए टाइम बिंग आपको सेंसिटिव हो सकता है, अदरवाइज उसके बाद वो वापस वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम महाविश। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि जब मैं रात भर सो जाती हूँ ना, तो वो जब उठती हूँ तो मेरे दांतों से इतना ज्यादा खून आता है कि मुंह भरा होता है। इस शिकायत के साथ वाकई बहुत आ रहे। और दूसरा ये कि मैंने वो ना दांतों पे वो तार डलवानी थी, तो उसका कितना खर्चा आ जाता है, ये डॉक्टर साहब से पूछना था। अच्छा, ये ठीक होता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्रेसेस कहते हैं उस तार को ना, जो आप कह रही हैं उसे ब्रेसेस कहते हैं, उसका पूछ लेते हैं हम ऑन एयर। थैंक यू सो मच। मसूड़े का खून आने का आजकल वाकई रमजान में ज्यादातर पेशेंट आते हैं इसी शिकायत के साथ, हम रात को सोते हैं और सुबह खून है, वो बेसिकली आपके मसूड़े में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खून आ रहा है।
आप उसका। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कैल्शियम की कमी की वजह से भी खून आता है? नहीं, कैल्शियम से कोई ताल्लुक नहीं है। दांतों का? नहीं, कैल्शियम का अगर आपका ताल्लुक है वो बचपन से आपके दांत बन गए उसी वक्त बस ताल्लुक है, तो कैल्शियम का आपके उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये इन्फेक्शन हो रहा है? इन्फेक्शन मसूड़े में आ रहा है, खाना पच रहा है, या आपका टार्टरस बना हुआ है या प्लाक बना हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली इन्फेक्शन उसने किया मसूड़ों में। मसूड़ों में जब इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गई, तो उसके बाद से खून आएगा। आप रात में सोते हैं तो सारा खून मुंह में रह जाता है। वैसे दिन भर में आपका जब स्लाइवर की सेक्रेशन भी ज्यादा होती है, थूक ज्यादा निकलता है, तो उसके साथ वो निकल जाता है। रात में हम सोते हैं तो हमारी थूक की सेक्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून मुंह में रह जाता है। सुबह उठते तो हमें ऐसा लगता है कि खून आ रहा है। वो बेसिकली हमारे मसूड़े इन्फेक्टेड है। आप स्केलिंग करवाएं, जाके सफाई करवाएं दांतों की प्रॉपर, उसके बाद आप उसकी केयर करें। और उसके बाद आप जो ब्रेसेस की बात करिए वो बाद में ही लग सकते हैं। और उसका खर्चा कितना है? खर्चा तो आप डेंटिस्ट के अलग वो है, बट आप जिसके पास से शुरू हो सकता है मिनिमम हॉस्पिटल्स जैसे होते हैं वहाँ पे आप 50,000 से भी स्टार्ट होता है, 1 लाख तक भी होता है। ओह माय गॉड, 50,000, 30,000, 35,000 में भी हो जाता है। 30-35,000 में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेटअप्स वगैरह में जो जैसे है अदरवाइज क्लिनिक में तो इतना। अगर आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, प्रॉपर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जा रहे हैं जिनका काम ही ब्रेसिस पे है और उन्होंने पढ़ाई इसी पे है, स्पेशलाइजेशन सीखी, तो वो अपने स्किल्स के चार्जेस लेंगे। स्पेशलिस्ट हो गए ना। अगर आप किसी भी डेंटल सर्जन के पास या डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो वहाँ तो मेरे ख्याल में कम में भी हो सकता है। कम में हो सकता है, मगर उसका रिजल्ट भी इसी तरह निकलता है। ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर है निजामानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से। वालेकुम अस्सलाम। मैं फरीद निजामानी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि फरीद निजामानी, आपने नवीद लिख दिया है। मैंने तो नहीं लिखा है, लेकिन जिसने लिखा है वो फरीद यूनानी जो अपने होते हैं, यहाँ लौंग का ऑयल डालते हैं, दांत में दर्द हो जाए तो लौंग का ऑयल डालते हैं। और इसकी क्या अहमियत है मेडिकल में? बहुत अच्छा सवाल किया। यूनानी इलाज करते हैं या मसाज करना या नीम का गंदन देना, इसके बारे में थोड़ा डॉक्टर साहब आगा करें। ठीक है। और ये पूछने बड़ा अच्छा सवाल है, ये लौंग का तेल और लौंग ऑयल है, बेसिकली उसका इफेक्ट ही यही है कि वो दर्द कम करता है। तो ये नेचुरल चीज है और इससे फर्क पड़ता है, बिल्कुल इससे दर्द आराम आता है इससे। बट वो डिपेंड करता है कि वही बात है कि आपके वो आपका कीड़ा कितना डीप जा चुका है, जड़ों तक जा चुका है, तो लॉन्ग आरजी आपका इफेक्ट दे देगा। और दर्द से तो चले आपको निजात दे देगा, कुछ निजात हो जाएगी, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो आपको रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ी हमारी रोलर कोस्टर रही है, तेजी में लोगों को बहुत अफाकत हुआ होगा, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब हम वापस आएंगे तो कुछ खवातीन के हवाले से डिस्कशन करेंगे। पहले हमारी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ सब काम घर में करती थी, अब बहुत से काम बाहर होते हैं। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इस पर आपने थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। जब मैं ब्रेक के बाद आऊंगी तो सवाल मेरा इसी हवाले से है। यू स्टे ट्यून्ड। रहमत आ जाए किरदार में, वापसी तुम्हें नहीं हो, खुशी मिले इशार में। रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का मेहमान, इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज़ में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमा गुलजार। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ 8 और 9 जून को काज़ाख्स्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में पाकिस्तान को तंजीम की मुकम्मल रुकनियत दी जाएगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है। मौसमी तगय्युरात, आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीलियां कुर्रा अर्ज़ पर इंसानों समेत तमाम मखलूक़ात के मुस्तक़बिल के लिए संगीन खतरा बनती जा रही हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। ताज़ा कार्रवाई में जिला बांदीपुरा में 4 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज के मुताबिक कश्मीरी नौजवानों ने CRPF के एक नीम फौजी कैंप पर हमला किया था। काबुल में दहशतगर्द हमलों में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के बेबुनियाद और मनगढ़ंत इल्जामात को मुस्तरद करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर कुछ अनासिर दहशतगर्दी के चंद मिनटों बाद ही पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगा देते हैं। मुशीर खारिजा सरकार वज़ीर। सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने कतर के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म कर दिए। 14 दिन के अंदर कतरी शहरियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म, सरहदों को बंद कर दिया गया। सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। सरकारी खबर रसां एजेंसी। लंदन दहशतगर्दी, पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद को हलाक कर दिया, 12 अफराद गिरफ्तार। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। दहशतगर्दों को शिकस्त देना बहुत बड़ा चैलेंज है। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की ज़हनियत को पनपने नहीं देंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म थ्रेसा मे। वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, बरतानवी हुकूमत और आवाम से इजहार यकजहती। लंदन हमलों में मरने वालों से इजहार यकजहती। पेरिस का एफिल टावर अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान के गैर महफूज होने का तासुर गलत है। हम आज इंग्लैंड की निस्बत इस्लामाबाद में ज्यादा महफूज हैं। मारूफ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और कमेंटेटर इयन चैपल की PTV स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में गुफ्तगू। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में मुसाफिर बस और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम, 22 अफराद हलाक, 15 जख्मी। हादसे के बाद आग भड़क उठी, जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में। नूरपुर थल और भक्तर में 52, इस्लामाबाद में पारा 45 डिग्री तक पहुंच गया। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। आज मुल्क के बालाई इलाकों में आंधी और तूफान के साथ बारिश का इम्कान। मैनचेस्टर हमलों में हलाक और जख्मी होने वालों की याद में वन लव मैनचेस्टर कॉन्सर्ट का एहतमाम, 50,000 अफराद की शिरकत। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। मशहूर अमरीकी पॉप गुलकारा आरियाना ग्रैंडे ने समा बांध दिया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में सालाना कल्चर कार्निवल का आगाज। रिवायती परेड में मौसीकारों, डांसर्स और एक्रोबैट्स की शिरकत। लंदन हमलों के बाद सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सयाहों और शायकीन के लिए एफिल टावर से उतरने के लिए वायर लिफ्ट लगा दी गई। अब शायकीन टावर से उतरते हुए स्टैम्प दी पास का नजारा कर सकेंगे। साथ ही साथ फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट देखने वालों के लिए एक बड़ी स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी, भारत की पाकिस्तान के खिलाफ 124 रन से कामयाबी। आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ओवल में मद्दे मुकाबिल होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रहिए।
CPEC cannot be defined by projects or infrastructure. It is a new concept and approach in diplomacy and development based on shared goals and aspirations. CPEC is the way of hope and future for our region. CPEC is not just a game changer for Pakistan, but it is a fate changer for the region, inshallah. वेलकम बैक। हमारी वापसी हो चुकी है और आप लोग रेडी है ना? बिल्कुल है ना? इंट्रोडक्शन करा दें आपका। हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं ऑब्वियसली आज हमारी मेहमान, लेकिन उससे पहले मैं उनका सब्जेक्ट आपको बता दूं कि हम यही अभी ओवर द ब्रेक भी बात कर रहे थे, अपने क्रू से भी यही बात कर रहे थे कि पहले हम अपने बड़ों को, अपनी अम्मियों को, नानियों को, दादियों को, सबको ये देखते थे कि घर में तमाम चीजें हो रही हैं, कपड़े सिलने से लेकर अचार डलने से लेकर खाना पक रहा है, दावतें 50-50 लोगों की, 20 से 50 लोगों की भी मैंने सुना है कि होती थी, और वो जो खातून खाना है वही तमाम चीजों को तरतीब दिया करती थी। वक्त बदलता गया, हमने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया और पढ़ने लिखने के बाद शायद हमारे इंटरेस्ट भी उस तरीके से कि स्वेटर बुनना, कढ़ाइयाँ करना या घर के और काम करना, उसमें उस तरह से हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा जैसे कि हमारे बड़ों का था। लेकिन क्या हम इस चेंज को ये समझते हैं कि आज हम में सलीका शुआरी नहीं है? हम इस चेंज को किस तरह देखते हैं? आज की औरत को उस वक्त की औरत से, आज की औरत वो जो अपने तमाम काम कर तो रही है, अपनी तमाम जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही है, लेकिन उसके पास वक्त नहीं है कि वो अपने कपड़े सिए, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वो स्वेटर बुने, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वो कढ़ाई करे क्योंकि बाहर से बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप इस तमाम चीजों को किस तरह से देखते हैं वो आपने कॉल करना है, हमें बताना है। आप मेहमानों से भी बात कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ब्यूटीफुल खवातीन मौजूद हैं। आयशा आदिल हमारे साथ हैं जो कि डिजाइनर हैं एंड आई नो हर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है? रमजान मुबारक। आप ठीक ठाक है? थैंक यू सो मच। इस सुबह से इन्होंने कोई 4-5वीं दफा बोला, इनको ऑन एयर बोलना बहुत जरूरी था, इन्होंने सोचा। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वी हैव अनदर गेस्ट जो कि मुझे टीवी पर भी इनको ड्रामों में देखे, मैं बता नहीं सकती, पिछले दिनों मैं और मेरे हस्बैंड इनको देख के इतना खुश हुए, इतना हंसे एंड इन्होंने हमारे घर का माहौल या हमारे आपस का माहौल इतना अच्छा किया अपनी एक्टिंग से, क्योंकि ड्रामे में आती हैं, आप सब जानते हैं हिरा शेख को, आपको खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और इतनी कोई मजेदार एक्टिंग करती हैं, मैं बता नहीं सकती, जो ये कॉमेडी करती है ना, आई लव हर फॉर दैट। थैंक यू सो मच आपकी जरा नवाजी कि आपने इस काबिल समझा, और मैंने आपको मैसेज भी किया और सिवा। और बस लोग दिखते हैं, मोहब्बत करते हैं, इन्हीं की वजह से सब कुछ है। और मुझे तो वो आपकी जो एक छुट्टियां पर और वो कभी आंखें जो आप क्रॉस आइड और जो आप करती हैं ना, वो एक चीज थी, मेरे ख्याल में कुछ लोग जानते हैं और कुछ नहीं,
वो माशाल्लाह एशिया में वो फर्स्ट रीडिंग में मुझे वो एजाज मिला कि वो भैंगे बन के मैंने पूरा सीरियल दिया है। भैंगे बन के पूरा सीरियल इन्होंने किया, और जिस तरह किया सीरियसली आपको बहुत जरूरत है आजकल के दौर में कि आप लाइटर नोट पे चीजें टेलीविजन पे देखें, अच्छे ड्रामे देखें। और मैंने इतना एंजॉय किया, और हम दोनों बड़ा कम होता है कि हम इस तरह टीवी में ड्रामे साथ देख रहे हो, लेकिन वो हमने इतना एंजॉय किया कि मुझे इतना प्यार आया आप पे कि मैंने उसी वक्त आपको मैसेज किया। बिल्कुल तो आप लोगों की मोहब्बत है। दूसरी बात ये कि आजकल के दौर में किसी की तारीफ करने के लिए इतना टेक्स्ट कर देना ये भी बहुत बड़ी बात होती है, जीना चाहिए। अच्छा भाई, अब ये बताएं आजकल के दौर में खवातीन, तो आपसे ही शुरू करते हैं। आप तो लग रहा है किसी खास फ्रेम में बैठी है क्या? हाँ बताओ जी, ये जो अब खवातीन है, क्या ये हमारी गलती है या आपको लगता है कि नहीं वक्त की तब्दीली हुई, ठीक है हम प्रॉस्पर कर रहे हैं, हम दूसरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? दूसरे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है औरतों को थोड़ा सा फ्रीडम मिल रहा है और तरक्की भी हो रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन रिश्तों से दूरी हो रही है। अच्छा, आप मानती हैं? मैं मानती हूँ, रिश्ते दूर हो रहे हैं, दूरियां हो रही हैं, नानियों दादियों से पोते पोती मोहब्बत उस तरीके से नहीं करते जिस तरीके से पहले मिल बैठ के बैठते थे। अब लोग अपने अपने डिवाइसेस लेके अपने अपने कमरों में अपनी अपनी पार्टियों में बैठते हैं। पहले वो जो एहतराम बड़ों का था अब नहीं है, राइट नाउ नहीं। पहले इस बात से माजरत के साथ मैंने आपको इंटरप्ट किया, इस बात से मैं खिलाफ करूंगी, क्योंकि ये वो टाइम है कि हम बहुत सोशल हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वही दादा दादी वही नाना नानी आज भी मौजूद है, मोहब्बतें वही कायम है। लेकिन देखिए हमारे यहाँ एक चीज रह गई है कि रिश्ता जो है वो खून का है। अच्छा नुसरत, मेरा इससे जो है ना, इस पे भी मेरा ये इख्तिलाफ होता है कि खून का रिश्ता रिश्ता नहीं है, रिश्ता सिर्फ एहसास का है। मौला अली का कॉल भी है कि रिश्ते एहसास के होते हैं। तो हमने एक चीज अपने आप को बाउंड यहाँ कर दिया है कि हम जो है वो रिश्ता हमारा खून का होगा, नानी दादा का होगा, चचा ताया का होगा, मामू फुप्पी का होगा, तो वही हमारे लिए अहमियत रखता है। अहमियत सारे रिश्ते रखते हैं, सिर्फ मसला ये है कि हमने वो मोहब्बतें, वो चाहते, वो एहसास खत्म हो गए। मैं कहना चाहती हूँ दादी नाना के साथ बच्चे बातें नहीं करते, डिवाइसेस में लगे। अच्छा, लेकिन ये दादी नानी पे आप लोग क्यों ले गए सब? अपने बारे में बताओ तुम लोग कि आप हमसे भी बच्चे। मेरी अम्मी को कपड़े सीने आते हैं, उन्होंने मेरे कपड़े सिए, मेरे बच्चों के भी कुछ झबले ये वो सब सी देती हैं। आज तक मुझे कहती हैं आयशा की कमीज में सी देती हूँ। मुझे माजरत के साथ सही से बटन लगाना भी नहीं आता क्योंकि मैंने नहीं सीखा। मैंने बहुत पढ़ाई की और पढ़ती रही और आज तक पढ़ रही हूँ। मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। मेरी अम्मा मुझे कहती थी मेहंदी लगाना सीखोगी, जब तक छुट्टियाँ लगती थी मैं कहती थी नहीं मैं तो नहीं सीखूंगी। हाँ, तो लेकिन ये है कि क्या हम अपने घरों में उस तरह से अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए या हस्बैंड के लिए उस तरह इम्पोर्टेंट नहीं है? इम्पोर्टेंट है, हम सोचते हैं कि हम प्रोवाइड कर दें, उनको ख्याल रखें, लेकिन कुछ और तरीके से। जब वो तरीके अलग हो गए, सिर्फ ये है कि लाइफ स्टाइल चेंज हो गया। वो जब पुराना आपको ये फील होता है कि हाँ अच्छा लगता अगर मैं ये काम अपने हाथ से करती या मैं इसकी शर्ट मैं बताती हूँ। हमारी माएँ क्या कहती है, तुमने उनको अपना आदी नहीं बनाया, क्योंकि जो चीजें हम बाहर से ला रहे हैं ना, हम नहीं होंगे ना, वो खुद जाके ले आएंगे। हमारे होने ना होने से अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको लगता है? कुछ नहीं है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए हमारे होने, हम एक इंसान है, कोई अलग मखलूक तो है नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। दूसरी बात ये कि जब हमारा होना इस बात का सबूत है कि यकीनन जब हम मौजूद हैं तो फिर हम किसी के लिए अहमियत भी रखते होंगे। ठीक है ना, कि एक्सीडेंटली बात करें, अगर हम नहीं होंगे तो वो चीजें वो बाजार से हम हैंड टू माउथ नहीं होती। मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आजकल माएँ जो है उनका भी ऑल्टरनेटिव बच्चों को निकाल लिया, ये कह रही हैं। आप क्या कहती हैं? क्योंकि मैं भी इनकी इस बात से अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन आप क्या कहती हैं? इसी बात पे ये कहूँगी, देखें माँ का ऑल्टरनेट आप कितना निकालेंगे? कुकिंग आप खाना मंगवा लेंगे, लेकिन माँ का हाथ का जायका कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आप वो प्यार कहाँ से लाएंगे, वो शफकत कहाँ से? आप भी वर्किंग लेडी हैं और आपके भी बच्चे हैं, मेरी भी बेटी है, तो मेरा ये होता है कि मैं शूट पे होंगी, शूट से आने के बाद मैं जरूर पूछती हूँ, या शूट पे ही पूछ रही होती रामुल ने खाना खाया, रामुल ने ये किया, रामुल ने वो किया, वैसी बात है, एक वो होती है। लेकिन खाना तो मिल रहा है,
खाना तो मिल रहा है, लेकिन ये बातें अगर हम नहीं होंगे तो उसको जरूर। लेकिन एक माँ वो है जो कि 24 घंटे बच्चों के सर पे सवार है, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम खाना पका रही है, उसका सर साफ कर रही है, उसे नहला रही है। उस माँ की जो घर पे नहीं है, वर्किंग है या अपने कामों में लगी है, पार्टी में गई है, उस माँ के मुकाबले में वो बच्चे अपनी माँ को उतना मिस नहीं करेंगे। अच्छा, ये आपकी बात से मैं पार्शली एग्री करती हूँ, कैसे ये मैं बताऊंगी, लेकिन पहले कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। हेलो सिद्रा, यू आर नॉट देयर। आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रही हैं, कोई बात नहीं। हाँ, सिद्रा नाराज हो गई शायद। ये मेरी तरफ से जरा इनको तोहफे में पास कीजिएगा जरा अपनी दोस्त को। हाँ, अच्छा, जो बात मैं कह रही थी वो ये कह रही थी कि हाँ, इससे मैं अग्री करती हूँ कि बहुत सी चीज़ों में माएँ उस तरह बच्चों के साथ नहीं होती। जैसे अब हम टॉपिक ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि ज़ाहिर है मुझे भी मेरे बच्चे जहन में आने लगे और सारी चीज़ें। मैं रेगुलर खाना नहीं बनाती घर में, और आई एम श्योर कि मेरी मदर जितनी अच्छी है उतनी अच्छी माँ शायद मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उसके अलावा हर काम अपने हाथ से करती हूँ। मैं नहलाती खुद हूँ उनको, मैं पढ़ाती खुद हूँ, मैं घर पे होती हूँ तो खाना भी उनको खुद ही खिलाती हूँ। मैं उनकी वजह से आज तक अकेले मूवी देखने नहीं गई, मैं उनकी वजह से ऐसी पार्टी में नहीं गई जहाँ बच्चे अलाउ नहीं होते। मैं जहाँ जाती हूँ, अगर मैं शहर से बाहर जाती हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, तो आई हैव नॉट लेफ्ट देम एनीवेयर। और इसी वजह से ना, इसी वजह से आज मुझे कभी कभी लगता है कि रात 11 बजे भी मेरे पास स्पेस अपने लिए नहीं है, वो उनको अम्मा ही चाहिए हर वक्त। लेकिन कुछ माएँ ऐसी नहीं करती, सब कुछ अकेले करती हैं, कुछ नहीं, बहुत है, बहुत है। तो आपको ये लगता है, लेकिन आप ये गलती एडमिट करती हैं? हाँ हाँ, आप गलती एडमिट करती हैं, ऐसा है। ठीक है, बहुत स्पेस दिया, बहुत स्पेस दे दिया आपने। इनको लगता है इन्होंने स्पेस दिया, मैंने इतना स्पेस नहीं दिया। आपने? मेरा भी ये है कि मैंने इतना स्पेस नहीं दिया है, क्योंकि एक लिमिट होती है ना चीज की, तो वो अब मेरा ये है कि मुझे घर भी देखना है। और आपकी इकलौती बच्ची है ना माशाल्लाह, तो वो तो आपके साथ बहुत ही अटैच्ड है, बहुत ज्यादा। अच्छा, मसला क्या है कि एक चीज से हाँ मैं कहूँगी कि हम इतने सोशल हो चुके हैं, जिसकी वजह से बेटी मेरी ये होती है कि समटाइम ऐसा होता है मैं शूट आती हूँ, सो रही होती है, ठीक है, तो फिर वो एक होता है कि यार वो एक चीज नहीं मिली। लेकिन मेरी एक ड्यूटी है जो कि मुझे सुबह उठना है, वो मुझे बेटी के लिए उठना है, सुबह मुझे ही उठाना है, मुझे उसको भेजना है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन और इसमें वर्किंग लेडीज का नहीं है, घरेलू औरतें भी मैंने देखा है मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कि वो घरेलू खवातीन है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए नहीं उठती, वो उनकी मेड उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, या डिपेंड करता है ना कि आप खुद क्या करना चाह रहे हैं और आप किस बात में सेटिस्फाई हो रही है। हमारे साथ मिसेस सूफी की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मिसेस सूफी फ्रॉम रावलपिंडी। नुसरत, उस दिन भी आपने खवातीन के हवाले से बड़ा खूबसूरत टॉपिक रखा और आज भी, एंड हैट्स ऑफ टू यू। और पर्सनली रियली लाइक योर थिंकिंग, जिस तरह से आप प्रोग्रेसिव वे में सोचती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है बेटा, रिश्ता एहसास का होता है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, हमारा रिलीजन इस्लाम बहुत ब्रॉड माइंडेड है और वक्त के साथ साथ वो इतना आपको लेवरेज देता है कि आप अपने हालात के मुताबिक उसके अंदर रहते हुए चेंजेस कर सकते हैं। आप देखिए कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अरब में कस्टम था कि बच्चे को दाया ले जाती थी, और अब हमारे मौलवी हजरात कह देते हैं कि जी माएँ बच्चों को जल्दी से मॉन्टेसरी में भेज देती हैं, अपने से जुदा कर देती हैं। बात ये नहीं होती है, बात ये होती है कि जैसे नाउअडेज हमारे बच्चे हैं, वो चाहते हैं जितने भी पढ़े लिखे कि हमें लड़कियां वो मिले, हमारे स्पाउसेस ऐसे हों जो हमें हेल्प आउट करें, जो पढ़ी लिखी हो, लग्जरीज इन आवर लाइफ। उसमें इन चीजों में रहते हुए बेटा, इन तमाम चीजों में अगर एहसास है, मोहब्बत है, कहते हैं ना मोहब्बत से ही पाई है शिफा बीमार कौमों ने, दिया है अपने बख्ते खिस्ता को बेदार कौमों ने। और आपके जो इंशो में बात थी, आप अपनी गलतियों को रियलाइज करें। जब हम औरत को उसके रोल को अहमियत देंगे, उसको इम्पोर्टेंस देंगे, उसको अप्रिशिएट करना सीख लेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो सेटिस्फाई होगी तो वो अपने रोल को एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर बहुत खूबसूरती से निभाएगी। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, इनकी बात ये बहुत खूबसूरत है कि अब लड़के भी ऐसे हैं, ग्रेजुअली वक्त में चेंजेस आए हैं, खर्चे बढ़े हैं और ऐसी चीजें हुई हैं कि हस्बैंड भी चाहते हैं कि जो उनकी वाइफ्स हैं वो प्रोग्रेसिव हों या काम कर रही हों या पढ़ी लिखी हों। अच्छा, हमने क्या किया, मुझे जो लगता है कि हमने कुछ टाइम
ऐसा दिया, हमने कहा औरत जो है वो मर्द के मुकाबले बराबरी पे है, ठीक है, बराबरी पे हम औरत को ले आए। जब हम औरत को बराबरी पे ले आए फिर हम शिकवा करते हैं कि वो ये चीज पूरी नहीं कर रही, ये चीज पूरी नहीं कर रही, ये काम पूरा नहीं कर रही। तो आप ये देखिए ना, खला जो होती है खला को पुर किया जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या है, हम उस खला को भरने के बजाय उसके अंदर इतना लादने की कोशिश कर देते हैं कि ना वो भर पाती है और ना वो कुछ आप लोगों से मैं पर्सनल सवालात भी करूंगी। एक कॉलर है उनके बाद, क्योंकि हिरा मुझे आपका पता है कि आपकी तो शादी बच्ची और सबके बाद आप मीडिया में आई हैं, तो ये कैसे हुआ? क्योंकि होता है कि इंसान ये सारी चीजों में जब लग जाता है तो फिर कोई काम करना मुश्किल है। और आप जो आज एक स्टांस में बातें कर रही हैं उस पर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको क्या लगता है आपने क्या क्या गलती की थी, ठीक है, और उसको सॉल्व कर सकते हैं हम, ये बात आपको लगती है? इस पर भी हम बात करेंगे। तो बस आज आपने ये भी बताना है कि गलती क्या होती है और उसका सोल्यूशन क्या है, ये भी बताना है, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे साथ अस्मा है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आप अस्मा हैं? अस्मा आप कैसी हैं? जी आपके जी आप ही ठीक हूँ। हाँ तो और कुछ कहना? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुम अपना ख्याल रखो, प्रोग्राम शौक से देखो और हमें कॉल करती रहो। थैंक यू सो मच। जी हाँ जी बताइए। ये बताओ भाई कि कैसे मौका कैसे मिला? कैसे मौका मिला? अच्छा मेरे साथ ये रहा कि अच्छा एक चीज ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मुझे किसी डायरेक्टर ने इंट्रोड्यूस कराया, मुझे किसी प्रोड्यूसर ने इंट्रोड्यूस कराया। मेरे साथ ये हुआ, मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा वाकई? हाँ, बिल्कुल। अच्छा मुझे इसमें कोई शर्म और कोई कबाहत और नहीं, कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है। हाँ। अपनी फील्ड के आप भी जानती होंगी कि वो आते किस तरह हैं और खाते किस तरह, उसके बाद फिर वो और बन क्या जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक ये चीज है कि जो है वो है शुक्र है। और उस मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि वो मेरा क्लास फेलो था। और अचानक से मैंने उसको जब देखा, इस ड्रामे के अंदर मुझे वो ड्रामा बहुत पसंद था। और जब मैंने देखा मैंने कहा ये तो ये फरहान लग रहा है मुझे। तो फिर मैंने उससे बात की, फिर ऐसे ही नॉर्मली मैंने उसे कह दिया, मैंने कहा मेरे लिए भी कुछ नहीं तुम, मैंने कहा हाँ मुझे एक्टिंग का शौक है। बस वो करते करते अचानक से ऐसा उसने कहा ठीक है। फिर जवैया सूट के एक प्रोजेक्ट में मैंने एंट्री दी फर्स्ट। उसके बाद राहें खुलती गई, मंजिल साफ वो क्या कहते हैं नियत साफ मंजिल आसान। तो इस तरह हुआ और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है लोग देख रहे हैं। और हस्बैंड ने कुछ भी मतलब नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ, जबकि इनके हस्बैंड भी मीडिया में ही थे ना, लेकिन मेरे हस्बैंड मीडिया में आए हैं तकरीबन उनको 4 to 5 years हुए। अच्छा 4 years होंगे। अच्छा हाँ, और मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। अच्छा हाँ, आप पहले आई हैं। तो उसके बाद हस्बैंड आए, लेकिन ये रहा क्योंकि उन्होंने पहले हमारी सोच ये होती थी कि पता नहीं वो मीडिया की लड़की है जहाँ का माहौल खराब है। अच्छा मेरी एक चीज ये रही कि मैंने ये बोला, मैंने कहा आप देखें रियलाइज जब होता है जब बंदे पे खुद पे बीतती है। तो मैंने कहा हम करते हैं देखते हैं। तो उन्होंने जब मतलब मुझे इजाजत भी दी और मैंने किया भी, उन्होंने देखा भी, माहौल भी देखा, तो उनको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद मेरी बेटी ने भी 2-3 प्रोजेक्ट्स किए, बल्कि 2-3 क्या 4-5 प्रोजेक्ट किए। लकी है कि उन्होंने ये मौका दिया आपको, खुद भी आए, वरना तो सुनते ही नहीं मना कर देते नहीं भाई क्या हो गया घर बैठो आराम से। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। खैर मैं भी शादी के बाद ही आई हूँ। ये तो वाली चीज हो गई, भी ब्रॉड माइंडेड। अब आप बताएं कि माएँ, चलो अपने बारे में नहीं जनरल बता दें, माएँ कौन सी गलती करती हैं? क्योंकि आप हैं हाउस वाइफ, हाउस वाइफ इन अ सेंस के डिजाइनर ये हैं लेकिन घर से ही डिजाइनिंग करती हैं और मीडिया में काफी लोग इनके कपड़े पहनते हैं, मगर हम इस तरह के काम करने वालों को हाउस वाइफ ही समझते हैं जो घर में आराम से रह के काम कर रही होती हैं। तो हाउस वाइफ कौन सी ऐसी चीजें करती हैं जो आपको लगता है कि वो भी उनके तौर से गलती है और उसको बेहतर किया जा सकता है? आप सोच लें। अब सवाल दोबारा नहीं करूंगी, इकरा से बात करूंगी और जवाब चाहिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आप ही मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं, आपका शो बहुत पसंद है। शुक्रिया, दुआओं में हमेशा याद रखो। आजकल तो रमजान है, भर भर के दुआएं करो नाम से मेरे।
जी हम आपको दुआएं में याद रखते हैं, बहुत अच्छी लगती है आप, और आपका शो हमारा पूरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना है आपने? अच्छा, आप घर में क्या काम करती हैं ये बता दें आज। मैं घर में बहुत काम करती हूँ किचन का, और कपड़े सिलाई कुछ करती हूँ अपने रमजान में, अपनी वालिदा के, अपनी भाभी के, अपने। अरे वाह, वालिदा भाभी अपने सबके कपड़े सी दिए, हमारे भी सी दिए। मुझे कपड़े सिलाई करने में खुद मजा आते है, बाहर नहीं देते अपने कपड़े सिलाई के। अच्छा, वेरी नाइस, अपने कपड़े खुद सिलाई करते हैं तो मजा आता है, बाहर नहीं है ना। हाँ, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मैडम। अच्छा, मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि पर्सनली, चले मैं अपना ही बता देती हूँ कि मुझे हमेशा मेरी अम्मी कहती रही कि बच्चों को अपने साथ लगा के रखो। मुझे कभी भी ना बच्चों में किसी के भी इंटरेस्ट नहीं था, मैं अपनी चीजों में लगी रहती हूँ, प्यार बहुत करती हूँ मैं, लेकिन एक होता है बहुत ज्यादा लगा के रखना ना, वो मुझसे नहीं हुआ। उनकी मैंने जरूरतें बहुत पूरी की। हाँ वही कर दें, इनकी भी थोड़ी मदद करें, तो मसला हल हो। जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक अच्छी अम्मी हूँ, जैसे कि एक माँ की मोहब्बत पे शक नहीं किया जा सकता कभी भी, लेकिन शायद बहुत ज्यादा लगा के रखना, उनमें लगे रहना, उनका गेम्स करना, क्या आप ऐसा करती हैं? गेम्स वेम्स ना भी करें, मतलब वैसे तो बच्चों के साथ इंसान लगा रहता है ना, कि उनकी जो भी नीड है कि कपड़े आप ही चेंज करा रहे हैं, नहला आप ही रहे, खिला आप ही रहे, मेड रखी थी, ठीक है, पढ़ा आप ही रहे। पढ़ा मैं इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि उनके पापा को बहुत इंटरेस्ट है और वो पढ़ाई में रहे हैं, पढ़ाने के शोबे से वाबस्ता रहे, तो वो खुद पढ़ाते हैं। वो पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों के बहुत अच्छे ग्रेड्स आते हैं, तो मैं क्यों इंटरफेयर करूंगी? नहीं जी, नहीं इसमें तो आपको नहीं है, माँ बाप में से कोई भी एक पढ़ा सकता है। बिल्कुल। बच्चों को स्कूल भेजना डेली, उनकी साल में 6 छुट्टियाँ आई हैं टोटल, रिपोर्ट कार्ड पे लिखी, तो क्या ये मुझे नहीं बिल्कुल क्रेडिट आपको जाता है। बिल्कुल। कभी यूनिफॉर्म से शिकायत नहीं आई, कभी हेल्थ वाइज उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं उनको हेल्दी फूड देती हूँ, यूजुअली मैं खाना घर पे ही बनाती हूँ, कभी ऐसा होता है वीकेंड्स पे कि हम बाहर खाना। तो फिर किस चीज का दुख है इतना? मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि बच्चे तुम्हारे बगैर, कभी ऐसा हो कि मैं कहीं जाती हूँ तो डोंट मिस मी। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चे नेचर वाइज ऐसे हैं कि अगर उनके पापा भी कहीं चले जाएंगे तो वो उन्हें मिस नहीं करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि मिस आप ऐसी हो वैसे कि आप अपनी अम्मा को मिस ना करो? हाँ, मैं नहीं करती। चलो बस कहानी मुक गई ना, खत्म हो गई। आपको वहाँ से मिला है ना, हाँ। में मिलना कहते हैं। मेरे बच्चे किसी को भी मिस नहीं करते, पर उनको मगर अब आपको क्योंकि यू आर अ मदर योरसेल्फ, तो अब आपको फील होता है कि मिस ना करना या बच्चे आप। हाँ, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो घर में गेम्स के, वो दोनों भाई एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। उन दोनों ने टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड किया होगा एक साथ, ठीक है ना, वो ये। लेकिन मैं उनको छोड़ के कभी कहीं गई नहीं, ये मैं बताऊँ नुसरत आपको। मैंने उनके अप्पू पापा ये चाहते हैं बहुत दफा, बहुत सारी जगह की शादी में वो बोर हो जाएंगे, इस फलानी जगह उनका काम नहीं है, जहाँ उनका काम नहीं भी होता, जहाँ मुझे पता है कि वो बोर होंगे, लेकिन मैं खुश होती हूँ कि मुझे वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो बोर हो रहे हैं। तो बस शुरू में तुम इतना बुरा इंप्रेशन हमें दे रही थी, जैसे पता नहीं तुमने क्या किया बच्चों के साथ। हम घर में खुश रहते हैं, मुझे उन्हें मैं पता है बहुत सारी प्राइज देती हूँ, तो मैं फलाना जगह ले जाऊंगी, मेरा वन इज माई 13 years old, 1 is 9 years old। वो लोग अब नहीं जाना चाहते, भाई हमें नहीं जाना है, बड़ा वाला तो मतलब 3 एज हो गया ना, लेकिन मैं उनको प्राइज देती हूँ कि मैं तुम्हें फलाना जगह ले जाऊंगी, तुम अभी मेरे साथ चल लो। ये इनको एक्चुअली मुझे इनकी बातों से लग रहा है कि इनको बहुत क्रेविंग है कि मेरे बच्चे ना मुझे मिस करें, या इनको ये फीलिंग नहीं करते, इनको ये फीलिंग है आप जाए यार हम घर पे एंजॉय करेंगे बस, प्लीज नहीं, ये तो मतलब आपकी सोच है। हाँ, ये आपकी सोच है। एक कॉलर है, इसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्लिनिक चल रहा है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल आवाज आ रही है अभी क्लियर। मैं ये बात करना चाहता था कि आप जो हीराबाजी बात कर रही हैं कि सिर्फ रिश्ते एहसास के होते हैं,
तो क्या ब्लड रिलेशन को बंदा यकसर नजरअंदाज कर सकता है? ब्लड रिलेशन से ज्यादा अगर आप उनको किसी और रिश्ते को सिर्फ एहसास की बिना पर प्रायोरिटी देते हैं या तरजीह देते हैं, मेरे ख्याल से ये बात तो सही नहीं है। नहीं, आपकी बात आपने शायद उसको सुनने में आपको मगालता हुआ। मेरा कहने का मकसद ये था कि हमने जो उस टाइम बात हो रही थी कि इन्होंने कहा कि सिर्फ खूनी रिश्ते ये नहीं है कि सिर्फ खूनी रिश्ते आप लेकर चले, इनका मकसद ये था कि और रिश्तों में एहसास हो। सिर्फ वो खूनी रिश्ता है इसलिए आप उसको सिर्फ तरजीह दे रहे हैं। खूनी रिश्तों की अहमियत अपनी जगह है और उससे कोई उसको ना नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि ये एहसास की बात करें कि वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें थी। शायद इनसे कन्वे उस तरह नहीं हुई, आपको समझ उस तरह से नहीं आई। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। और हमारे मेहमान मौजूद हैं, आयशा हैं, हिरा हैं और बहुत अच्छी हम लोग बातें कर रहे हैं मजे की। और आयशा जो है वो ब्रेक में भी हमें खूब चैलेंज कर रही है, मुझे और हिरा को हमारी नफ्सियात को चैलेंज कर रही है आयशा ब्रेक में। खैर, हिरा को मैंने बुलाया, वो टैकल कर लेंगी, इनको कोई मसला नहीं है। खैर, ये हम ओवरऑल डिस्कशन इस पर यही कर रहे हैं कि आज की खवातीन और पहले की, मुझे यही लगता है कि ये बात सही है। मिसेस सूफी ने भी कहा कि आज लड़कों को भी ये है, आज माहौल भी ऐसा है, आज बच्चों की पढ़ाइयाँ भी ऐसी हैं कि अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी उस तरह से तो बच्चों को वो नहीं पढ़ा सकती। छोटे लेवल पर भी, मैं तो कहती हूँ क्लास 4 क्लास 5 से भी नीचे का जो लेवल है उसको आप नहीं पढ़ा सकती। पहले हमारी अम्मियों को इतनी टेंशन नहीं होती थी, अगर हमारे अब्बा भी पढ़ा देते थे तो कोई मसला नहीं, अम्मी ने भी कुछ पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। अब ये है कि अब माएँ घर पर ज्यादा होती हैं या माएँ प्रॉपर ट्यूटर रखने पड़ते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है स्कूल फीस की ज्यादा आपसे ट्यूशन की फी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कैम्ब्रिज सिस्टम में तो ये है कि पर सब्जेक्ट वो आपसे ले रहे होते हैं और आपको काफी पैसे देने पड़ते हैं। तो यही चीजें हैं, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किसी भी दौर में कि माँ का दिल बदल गया। लेकिन हाँ, खातूने खाना के हवाले से जो हम बात कर रहे थे, अब मुझे कहीं कहीं ये फील होता है कि हम ज्यादा लग्जरी पसंद करने लगे। बिल्कुल, वो मैं अपने आपके या इनके हवाले से अलग नहीं कह रही हूँ, जनरली हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं कि आसाइशें ज्यादा पसंद है। और अगर मासी नहीं आई तो घर का काम नहीं होगा। हाँ है ना, वो वैसे ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। आज तबीयत सही नहीं है। हाँ, क्या हुआ है? मुझे फ्लू हुआ हुआ है। ओहो हो। और मैंने ये वैसे ना नॉइजलेस हुआ तो कोई बात नहीं। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा यार मैं तो आज आना भी मुश्किल होता, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आपने कमिटमेंट किया और आप आई। लेकिन हाँ जी, तो अब बताइए ये जो अब है कि अब मासी नहीं आएगी तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हो जाता है घर में तूफान, 8 लोगों को फोन होता है मासी नहीं आई, अब क्या होगा? अरे बहुत बड़ा अजाब है वैसे वाकई, ये तूफान आ जाता है इतना बड़ा कि मुझे नहीं मिल रही। प्लीज कोई मासी हो तो मेरे घर पे। अच्छा, तो अपना काम तो खुद करते होगे ना, तो जब तक मासी नहीं है तो काम खुद ही करना पड़ रहा है। हाँ, मुझे अच्छा, मेरे घर में जो है वो 2 काम के लिए मासी आती है। मेरे घर में सिर्फ सफाई के लिए आती है और दूसरे कपड़ों के लिए आती है। अब मुझे जो सबसे खतरनाक और बर्तन धोने वाली होती है ना, नहीं बर्तन धोना तो इतना बड़ी, मुझे होता है कपड़े। और कपड़े कैसे धोए ना, वो एक अजीब सी। और
मजबूरी है, कर रहे हैं मजबूरी तो अभी आजकल वो भाग गई है। तो अच्छा एक चीज मुझे और बताओ, मुझे ये लगता है ये मेरी राय हो सकती है, गलत हो सही हो, लेकिन जो मेरा मुशाहिदा है मैं उस हवाले से बता रही हूँ कि जो वर्किंग लेडीज है ना वो वक्त के साथ ज्यादा मेहनती हो जाती हैं। बिल्कुल, वो काम करके भी आएगी और घर में मासी नहीं आएगी तो मशीन लगा लेगी, काम करके भी आएगी, घर में कोई मसला हुआ है हाँ फटाफट सुपर मॉम होती है बल्कि वो जो घर में है। मैं अपने एज ग्रुप के लोगों की बात कर रही हूँ, मैं पहले की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस ग्रुप की बात कर रही हूँ जिनमें हमारा उठना बैठना है। हाउस वाइफ जो है वो वक्त के साथ साथ लेजी होती चली जाती है, ये है बिल्कुल हकीकत है, ये फैक्ट है, लेजी और कुछ नहीं करती हैं और उनको यूजलेस सी फीलिंग होने लगती है। हम किसी काम के नहीं है। और समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग उनसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं सर। आप देखें ये, और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ, अब मुझे तो वाकई जो लोग पूछते हैं ना सुबह कैसे उठ जाते हो, अरे काम में उठते हैं भाई, वी एंजॉय इट। तो मतलब अगर आप लोग इसी मसले को नहीं आज तक संभाल पाए सुबह कैसे उठना है। हाँ क्योंकि मुझे लगता है ठीक है, मैं उठ जाऊँ। हाँ जी। अच्छा सबसे बड़ी बात ये मैं तो कहती हूँ अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मालिक का बहुत एहसान है, हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। आप और हम जिस जगह पे हैं तो माशाल्लाह इसमें हमें आमदनी भी अच्छी है, सुकून भी है, लेविश लाइफ है हमारी। ठीक है ना, हमने ये कहा तो ये आ गया, ये कहा तो ये आ गया, हकीकत बात है बिल्कुल। सबसे अच्छी चीज अल्लाह का, यानी कि अगर आप खाने की कोई फरमाइश करते हैं, खाना आपके सामने होता है, कपड़े आपके सामने होते हैं, एक ऐसी जॉब है जिसे आप इंजॉय करते हैं, आप इसको मजे से करें। क्योंकि ये हमारी, मैं एक चीज से बहुत वो करूंगी कि हमारा ये जो काम है ना, तो हम इबादत की तरह करें, मजे ले लेके, जब वो मजे ले लेके करेंगे ना तो सामने वाले को भी मजा। और वो किसी ने कहा है ना कि जब आप काम ऐसे करते हैं कि आप उसे एंजॉय कर रहे हो तो आप एक दिन भी नौकरी नहीं करते, बिल्कुल बस अपना पैशन फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, आपने बहुत लंबा वेट किया और आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, सो सॉरी फॉर दैट। आप प्लीज दोबारा कॉल कीजिए और फिर आप हमारे मेहमानों से बात कर सकते हैं। अपनी भी बात बताइए, अपनी तो कोई बात नहीं बता रहा। हमारी एक ही प्यारी कॉलर आई थी जिसने कहा मैं कपड़े भी सीती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ और घर में रहने वाले कर लेते हैं, तुमने क्यों नहीं किया? हाँ मुझे कपड़े सीना पसंद नहीं है, लेकिन मैं कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ और मैंने बताया था आपको, आप आके कभी करिए। और पता मैं भूखी नहीं मरूंगी, अल्लाह माफी दे। मैं निहारी तो मेरी मस्जिद जमाना है। अच्छा यहाँ से कहा है कभी, उसके बाद मैं घर ऑफिस में टिफिन पहुँचाऊंगी और मेरा केटरिंग का बिजनेस होगा। ये घर में जो खबरें होती है मैंने ऐसी बहुत सारी देखी है जिन्होंने बहुत सारे ख्वाब बुने हुए हैं, वो पूरे होते हैं कि क्या करती है। जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। जरूरत पड़ेगी, क्यों जरूरत पड़ेगी, अल्लाह खैर करे। अच्छा इसीलिए आपने सोचा हुआ है कि निहारी से शुरू करूँ। अच्छा मेरा कहना तो ये है औरत के हाथ में जायका जरूर होना चाहिए, उसको खाना पकाना तो एटलीस्ट आना चाहिए। आना तो मेरा अपना सोचना ये है कि जिसको खाना पकाना नहीं आता, मेरी नजर माजरत के साथ वो औरत मुकम्मल औरत नहीं है। हाँ खाना पकाना आना चाहिए, पकाए ना आप, वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा, मुझे तो चाय बनानी नहीं है, घर से चाय नहीं आता। हाँ ये यार मतलब कितनी नॉनसेंस की बात है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि जिनके मियाँ और बच्चे हैं उनको क्यों नहीं बनाना, उनको चाय बनानी क्यों नहीं आती, कैसे हो सकता है? लेकिन तो बहुत इजी एक मतलब आप बताएं तो 2-3 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, आपने डालना है सब कुछ और क्या करना है, लेकिन वो भी लोग कह रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ वो औरतें कहाँ की मखलूक है, जब मरीज चाय बनानी आती, वो आपको मौका नहीं मिलता या आपके घर में फैसिलिटी है तो चले एक अलग बात है। लेकिन हम सोचे शौक नहीं होता कुकिंग का। पानी भी मैं किसी को जानती हूँ जो बड़ी है, वो पानी भी कहती है हमें पानी ला देते हैं और मुझे बहुत शर्म आती है और मैं ला के दे देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई पानी ला। पता नहीं फिर ये तो मेरे ख्याल में कोई घरेलू निजाम और सिस्टम है। हाँ वो घरेलू। अच्छा मेरा एक कहना ये है नुसरत, हम आज भी उस दौर को वापस ला सकते हैं और बहुत से घरों में वो मौजूद है। लाइक मेरे घर में भी है, मतलब मैं अगर मेरे पूरे खानदान में, मेरे ननिहाल में, मेरे ददियाल में वाहिद मैं हूँ जो कि इस फील्ड में हूँ, ठीक है। उसके अलावा बाकी लोग भी हैं, ठीक है। तो लाइफ वही चल रही है, खाना पकाना भी चल रहा है, हर चीज चल रही है। तो मतलब अगर हम चाहें, हमें अपने बच्चों को वो बताना भी है कि अगर हर चीज की आपके पास फैसिलिटी है तो उसके बाद ये नहीं आप इतने फैसिलिटेट हो गए हैं कि मतलब अब आपको कुछ करना ही नहीं है। तो आपने आगे कुकिंग भी करनी है, आपने आगे। हाँ मेरे साथ एक ये रहा कि मेरी मदर कहती थी कपड़े से, तो मुझे सीधी सिलाई भी नहीं आती थी। तो मैं उससे कहती थी कि यार ये अल्लाह ये बड़ा एक मेरे लिए मौमा है कि नहीं आया, लेकिन
जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो चीज आपको वो चीज नहीं आती है, सही बात। लेकिन आपको बच्चों को अगर हम जिस तरह ट्रेन करेंगे ना, बच्चे हमारे वहीं जाएंगे और उसी राह पे चल जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। घर में जितनी भी फैसिलिटी हो, ऐसे भी लोग हैं जिनके घर में हर तरह की फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं। नजमा, अस्सलाम वालेकुम, माइक तो लगाना था आपने, उसके बाद मैंने आपको एंटर करना है प्लीज। नजमा भी हमारे साथ है, नजमा बतूल साहिबा, और इनके माइक के बाद जो है ऑब्वियसली यहाँ पर हम इनको बुलाएंगे। बैंकर हैं और ये भी बताएंगी कि पुरानी औरत, आज की औरत, वर्किंग लेडीज के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे हिरा की बात बहुत अच्छी लगी कि अपने बच्चों को आपने ऑब्वियसली आगे के लिए नसीहत करनी है, क्योंकि जो हम हैं वो हम हैं, जो हमारा मुआशरा है, जो हमारा मजहब है, जो हमारा कल्चर है, वो सब है, सिखाना है, वो हम बताएंगे कि मतलब आज मैं आपको बताऊं, आज का बच्चा अगर आप उठा लें उसको गाने की सेंस होगी, उसको म्यूजिक की सेंस होगी, ये सारी चीज की सेंस है, मगर उसको दीन की सेंस नहीं है। ठीक, तो आपको मतलब मैं आपको बताऊं ये अब नजमा साहिबा को बुला लेते हैं। आ जाए नजमा साहिबा, क्योंकि कोई ना कोई कंफ्यूजन रही। आइए, बड़ी जल्दी में आप आई हैं और मुझे पता चला कि कुछ इंसिडेंट से होते होते बिल्कुल खैर ठीक ठाक है, जबरदस्त है, इसके बावजूद जबरदस्त है। यही तो पहचान है। अच्छा ये बताइए, हम लोग बड़ी डिस्कशन कर चुके वर्किंग लेडीज के बारे में, हाउस होल्ड के बारे में, और पुरानी और आज की औरत के बारे में। तो हमने आज की औरत के बारे में ये सीखा या सुना कि जी हमारे आज की जो औरतें हैं वो पढ़ लिख गई हैं, तो बहुत से घरेलू काम वो उस तरह से नहीं करती। सिलाई, कढ़ाई, स्वेटर बुनना, चार डालना, वो सारे काम बस गायब हो गए। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, बल्कि आते ही नहीं है अब तो काम। आपने कोई ऐसी चीज कभी ट्राई की वैसे? बेसिकली मैं बहुत अच्छी ड्रेस स्टिच कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इसके कोर्सेज किए हुए हैं। अच्छा। लेकिन वो मैं फर्स्ट ईयर में किए थे। लेकिन जैसे जैसे आप जॉब में आते हो, जैसे मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, तो साथ साथ आपके जो भी आपने सीखा होता है वो बहुत पीछे रह जाती हैं वो चीजें। और जैसे जैसे आप आगे चलते जाते हो, आपको ना हर चीज की एक आदत हो जाती है। जैसे लाइफ में आपको बताऊं कि आप कपड़े आप दर्जी को दे दे, उसको दे देते हैं, धोबी को धोने के लिए दे देते, तो आप क्या करते हो? आप सिर्फ वर्किंग कर रहे होते, क्योंकि आप अपने पैसे को इस्तेमाल करके सब काम कर रहे होते। तो आपकी वो जो पुरानी चीजें थी, जो कि पुरानी लेडीज करती थी कि घर में ये काम कर लिया, वो काम, तो वो हमारी इतनी पीछे रह गई कि अब सिर्फ वो ड्रामों में और फिल्मों में, पुरानी फिल्मों में हम देख के खुश हो रहे थे कि यार ये स्वेटर बन रही है। नहीं, लेकिन एक और चीज भी मुझे लगता है कि आपकी मार्केट भी फ्लरिश हुई है, आपके यहाँ प्रोडक्ट्स भी फ्लरिश हुई है, आपके पास वो चीजें मार्केट में आ गई हैं जो पहले इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती थी। तो जब वो चीजें अवेलेबल हैं, जब तमाम आपके पास फैसिलिटी है, फिर आपके पास आप उसे कमा भी नहीं है, तो फिर आप उसे यूज करती हैं ना? उसे यूज करते और सस्ती है। हाँ। अगर पहले कभी वो चीज एक्सपेंसिव है, तो कंपटीशन में वो चीजें इतनी सस्ती हो गई कि आपको शायद अगर आप खुद वो काम करोगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अच्छा, मेरा मानना ये है कि इन चीजों को चलाने के लिए भी आपका दिमाग होना चाहिए। तो कॉलर है वो औरत। उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आसिफ साहब, आप अभी बात कर रहे थे माँ के किरदार के बारे में। तो माँ का किरदार जो है वो औलाद के लिए तो सबसे पहली चीज है कि वो अपनी औलाद को गाइड करे कि उठना बैठना कैसे है, खाना पीना कैसे है, अखलाक कैसा होना चाहिए। एजुकेशन वाइज अगर मेरा एक सवाल है कि एक माँ जो है उसने मैट्रिक किया हुआ है और वो अपनी औलाद को केमिस्ट्री करवा रही है, तो हाउ कैन शी एजुकेट हर मतलब सन्स को, कैसे अपने औलाद कैसे वो एजुकेट कर सकती है? अगर एक टीचर जो है उसकी जिम्मेदारी माँ से ज्यादा बनती है। टीचर जो है वो एक कॉन्फिडेंस गेन करता है अपने स्टूडेंट्स का, और माँ बाप जो है वो अखलाक जो है वो अपने औलाद के अंदर निखार लेके आते हैं। आपकी बात से क्या मैं ये इसका मतलब समझूं कि आप समझते हैं कि माँ बाप जो है वो इतना बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, या उनकी तालीम अगर ज्यादा नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता? उनकी तालीम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम सिर्फ ये है कि वो अपनी औलाद को अखलाक सिखाएं, दैट्स इट। और जो टीचर्स हैं वो अपने क्या नाम है स्टूडेंट्स को अपनी बेस्ट गाइडेंस दें, उनको कॉन्फिडेंस दें और उनको क्या नाम है बेहतरीन गाइड दें, उनको आसानी उनके अंदर पेश करेंगे, वो आसानी से अपने जो है क्या नाम है अपने सम्स को और अपने चैप्टर्स को जो है वो हल कर सकें, जिससे वो फिर चीटिंग भी नहीं होगी आगे जाके इंशाल्लाह, और क्या नाम है लड़कों में भी बच्चों में भी जो है इंटरेस्ट पैदा होगा पढ़ाई में। आप टीचर हैं खुद? नहीं, मैं तो टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि मैंने देखा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैं कैम्ब्रिज कर रहा हूँ, मेरे वालिदैन ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ था, तो उन्होंने मुझे एजुकेट वो आपने कैम्ब्रिज कौन से ईयर में किया? सॉरी, कौन से ईयर में किया आपने वो लेवल?
ये तो मैंने तकरीबन की तो 20 years बैक की बात कर रहा हूँ आपसे। आप तो मुझसे भी पुराने ओ लेवल्स किए हुए, मैंने आपसे कम 2000 में ओ लेवल्स किया। मेरे अम्मा अब्बा ने भी नहीं किया हुआ था, लेकिन मेरे अब्बा ने जहाँ से पढ़ाई की थी वो बहुत बेहतरीन थी। मैं इसके जवाब आपको ऑनर देती हूँ, थैंक यू सो मच। इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि कैम्ब्रिज, मैट्रिक, ग्रेजुएशन लोगों ने किया होता है, वो ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। इसका ताल्लुक बिल्कुल इस बात से नहीं है। और अगर एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है, मतलब इस बात पे मुझे कोई दो राय नहीं है कि जब मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ, मैं मुझे चिढ़ भी होती है, कभी गुस्सा भी आता है, कभी मैं उसको भी डांटती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मुझे एट द एंड ऑफ द डे पता है कि मैं जैसा इसको पढ़ाती हूँ वैसा इसको ट्यूटर नहीं पढ़ाएगा। सही बात, बिकॉज आई नो दैट। तो ये बात तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सी मुझे लगी कि माँ बाप ने, वो ठीक है आपने तो 20 साल पहले किया, मैंने तो आपके बाद ओ लेवल्स किया है, मेरी भी अम्मी ने ओ लेवल्स नहीं किया था, लेकिन हम पढ़ लिख गए, खैर ऐसी कोई बात नहीं। पढ़ाने की सेंस भी उन्होंने नहीं आई ना, नहीं आई, बिल्कुल। ये टॉपिक ही नहीं है हमारा। खैर टॉपिक जरा मुख्तलिफ है, एक ब्रेक, उसके बाद हम समझ नहीं पाए। रहमत आ जाए किरदार में, बातचीत में नरमी हो, खुशी मिले सार में, रमजान की रहमत आ जाए किरदार में, रमजान पाकिस्तान अल्लाह का मेहमान, रमजान वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हमने ओवरऑल बात की बच्चों की पढ़ाई के हवाले से। आप कुछ इसमें कहना चाहेंगी खवातीन का रोल? मेरे ख्याल में पहले अब रोल स्विच हुआ है। पहले माएँ इतना बच्चों को खुद नहीं पढ़ाती थी, वालिद साहब पढ़ाया करते थे या वो स्कूल से पढ़ के आ जाते थे, ऐसा प्रेशर नहीं था। अब माओं ने ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, आज की माओं ने, क्योंकि आज की माओं को ये अंदाजा बिल्कुल है कि बाहर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। चाहे वो जैसे ही बच्चा क्लास में जाता है, क्लास में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो वो उनको इस तरह से ट्रीट करती है क्योंकि वो किसी ट्यूटर पे या किसी और पे बिलीव नहीं रखती कि वो उनको जितना अच्छा माँ एजुकेट कर सकती है अपने बच्चे को, उतना कोई भी अच्छी तरीके से नहीं। उसको उसकी वीकनेसेस पता है, उसको ये पता है कि उसके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज है और किनको वो अच्छे तरीके से पॉलिश कर सकती है। जबकि आपका ट्यूटर सिर्फ आएगा, पढ़ाएगा, बिल्कुल वो सिर्फ उसके अगेंस्ट जो है एक फीस ले रहा है, ठीक है, वो अगर वो घर से भी आता है। मजबूरी जहाँ है, जहाँ आपको नहीं आता जाहिर है वहाँ आप ट्यूटर रखेंगे, लेकिन जहाँ आप कर सकते हैं वहाँ तो आप करेंगे। ट्यूटर पे भी आप ही को नजर रखनी है। ऐसा तो नहीं है कि ट्यूटर आया जी उसे एक कप चाय पी और बच्चे को हाल हवाल पूछा और चला गया। आपको वहाँ भी नजर रखनी कि आया ये मेरा बच्चा उस ट्यूटर के साथ अच्छा, या ये ट्यूटर उसको अच्छा पढ़ा रहा है या उस तरफ लेकर जा रहा है जिस तरफ स्कूल जाते हैं, मदद कर रही है। अगर आप देखो तो मैं फादर्स को बुरा नहीं कह रही, फादर्स भी करते हैं बहुत कुछ अपनी औलाद के लिए, लेकिन आज की जो मदर है वो ज्यादा करती है। वो स्कूल जाती है, बेशक वो वर्किंग वुमेन है, स्कूल जाती है, पेरेंट टीचर मीटिंग में अम्मा जाती हैं, वो अपने बच्चे को देख रही है, यार इनके ड्रेस, ये मॉडर्न ड्रेस है, ये आज मेरा बच्चा पहनेगा, अच्छा ये भी मेरा बच्चा करेगा। हर चीज मदर उसके पीछे पीछे भाग रही है। उसके बाद वो अपनी वर्किंग जो उसकी ड्यूटीज है वो भी पूरी कर रही है। रास्ते में गाड़ी चला रही, याद आ रहा है, अच्छा गाड़ी को ठोक दी है बेचारी, और उसके बाद कहते हैं कि नहीं ठोकती इतनी गाड़ियाँ, ठोकी है ये नहीं ठोकी, लेकिन आप चलाने पे कह सकते हैं कि आपका जो है वो इतनी कंफ्यूज होती है ना, आज घर में क्या पकेगा, मेरे बेटे को क्या पसंद है, पता नहीं उसने दोपहर का खाना खाया नहीं था, मेरी बेटी ने स्कूल में ड्रेस चेंज किया नहीं किया, एक फोन है, एक टेंशन आज पकेगा क्या। वैसे आपको एक मैं छोटी सी बात बताऊं, वैसे ये जो है ना, ये इसी तरह जहन में चल रहा होता है। आप जब घर जाते हैं, अच्छा मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर जब निकलना है तो ये बैग में रखना है और ये चीज करनी है। कहना चाहूंगी कि ड्यूटीज खास हो जाती है मर्दों की,
औरतों की डबल, जबकि उनका भी रोजा होता है। सही बात है। उन्हें ज्यादा चूल्हे के आगे खड़ा होना होता है। जिनका रोजा नहीं है उनके लिए खाना पकाना है, बिल्कुल सारी बनानी है, रात का खाना बनाना है, सहरी बनानी है। वाई इज दैट? और मर्द आके मैं तो कहती हूँ औरत जो है मर्द के लिए तोहफा है, उसको तोहफे की तरह ले। क्या बात है, इतने सारे तोहफे आ जाएगी फोरम पर मौजूद है। और मैं आपको एक बात बताऊं, तो ये तो घरेलू मामला है भाई, घर में डिस्कस करो, छुट्टी ले लो। नुसरत में कल एक प्रोग्राम देख रही थी। नहीं यही करो, घर में भाई डिस्कस करो, ये तो घर की बात है ना। और हम क्या बोल रहे खाना है, हम नहीं पकाएंगे, रोजा है। आपको मजे की बात बताऊं मैं, आपको मजे की बात बताऊं मैं। और मैंने एक प्रोग्राम भी दिखा और माशाल्लाह उसमें तमाम मुफ्तियाने किराम बैठे हुए थे। जब मैंने सुना ना नुसरत, मुझे पता था, मैंने ये सुना था कि औरत के कितने हुकूक हैं, ठीक है। औरत की सिर्फ एक चीज है कि अपने मर्द की ताबेदारी करे, ठीक है, ताबेदारी। उसके अंदर उसके कपड़े धोना नहीं है, उसके अंदर उसको खाना बनाना नहीं है। इवन के शरीयत में ये कहा हुआ है, आप देख सकते हैं इस्लाम को अगर पढ़ते हैं, कि खाना भी पका हुआ बीवी को देना है आपने। तो और भी चीजें, बच्चों की परवरिश की चीजें, मतलब बहुत सारे कुछ है। तो अगर हम इस्लाम, मैं कहती हूँ कि आजकल की अगर आप इंडिया की, पाकिस्तान की और बांग्लादेश और जहाँ जहाँ हमारी ये मुस्लिम औरतें हैं, ये बेवकूफ हैं जो इतना सब कुछ कर रही हैं और इसके बाद सुन भी रही हैं। सिला देने वाला बिल्कुल बेशक अल्लाह की जात, और जो लोग करते हैं अल्लाह ताला उनको सिला भी देता है। देखिए इखलाकियात में हमारे, अगर हम कह रहे हैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बल्कि उन शौहरों को और उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज की औरत इतना कुछ कर रही है। और उन बेटों को खासतौर में मैं यहाँ मुखातिब करना चाहूंगी जो अम्मा अब्बा की खिदमत खुद तो नहीं करते, बेगम से लेकिन कराना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी हेलो। वालेकुम सलाम। कौन है? गफार बात कर रहा हूँ। जी बताइए जब्बार साहब। गफार साहब गफार बात कर रहा हूँ। काइंडली मेरी होस्ट से रिक्वेस्ट है कि जब आप पीटी मिलाद के फिर मैच दिखा रहे होते हैं तो काइंडली जो कैमरा मैन है उसको बताएं कि अच्छा चलें जो भी है। खैर क्या बताना था, पता नहीं क्या बताना था। 3 से 4 दिनों तक पता है क्या हो रहा है कि मियाँ सो रहे होते हैं, मेरी अजान होती है ना तो उठते नहीं है, उनका मुंह खोल के उनके मुंह में पकौड़ा डाल के आती अब तो तुम घर जाओ, तुम जानो और तुम्हारे मियाँ जाने। हम इस प्रोग्राम का इनकी घरेलू जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है और हम इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। ये जाने और इनका घर जाए भाई। ऐसे डालती हूँ मैं खोल के पकौड़ा मुंह में। मैं वही तो बताऊँ आपको, आज की औरत जो है भाई माँ भी बनी हुई है। अल्लाह माफी दे भाई, रिश्तों को आप लोग कंफ्यूज न करें। कंफ्यूज कर दिया। औरत जो है पैदा होते ही, मैं बताऊँ, वो एक माँ होती है, चाहे बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, माँ है। लेकिन खैर औरतों के भी बहुत मसले हैं, देखिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए। औरतों के भी बहुत मसाइल हैं। हम हस्बैंड्स को ये मैं देखती हूँ कि हम बहुत उनको आज के दौर में प्रेशराइज करते हैं, बोल बोल के चीजें रिपीट कर करके उनको इरिटेट करते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो औरतें नहीं करती हैं। बेजा औरत सबसे ज्यादा करती है। हाँ, बेजा लग्जरी बहुत ज्यादा मांगते हैं हस्बैंड से कि ये भी मैं नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकती। तो खैर हम भी तंग करते हैं, बात मानने वाली हम भी प्रोवोक करते हैं। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, हमारे साथ कौन है? खाना खाने के बाद भावलपुर से। हाँ जी बताइए। आप कह रही हैं कि बच्चों को जो पढ़ाई का मामलात है वो किसका ज्यादा उसमें नहीं आज तक खातून खाना के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन अगर आपने ये पॉइंट सुना, आप इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल लीजिए। बच्चों की पढ़ाई में माँ का किरदार सबसे अहम है। जी बिल्कुल। ठीक है, जो माँ बच्चे को समझ सकती है वो वालिद कम ही समझ सकता है, क्योंकि वालिद सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। बच्चों की पढ़ाई ना कोई ट्यूटर सही तरीके से कर सकता है, ना कोई उस्ताद कर सकता है, जब तक उसको घर से सही तैयारी नहीं होगी, उसको सही समझ नहीं आएगी, उसको अच्छे बुरे की तमीज का पता नहीं चलेगा। ठीक है। बच्चे वही सीख करते हैं जो अपने वालिदैन को देखते हैं। ये तो बात बिल्कुल। और अल्लाह का शुक्र है कि जो बच्चा अपने माँ बाप का इज्जत एहतराम करता है वो तरक्की भी करता है और पढ़ाई में भी अच्छा होता है। बच्चे का माहौल चेक करना चाहिए, बच्चे के
एक्टिविटीज चेक करनी चाहिए, और ये माँ ही है जो कि अपने बच्चे को सही तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकती है। बिल्कुल सही बात। बाकी ये खावन और मियां बीवी के जो मामला होते हैं वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान में एक जैसे ही हैं। एक जैसे कैसे? एक जैसे कैसे? मतलब क्या एक जैसी बात है? मतलब कि जो बीवियाँ ज्यादा पढ़ी लिख गई हैं वो समझती हैं कि हमारे हकूक ज्यादा हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं वो कहते हैं मियां के हकूक ज्यादा हैं। अच्छा, इसके लिए मेरा कहना है बात खत्म कर दिया आपने। मर्द जो है वो सुबह निकलता है, किसके लिए निकलता है? अपने घर वालों के लिए। सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वो मेहनत करता है और अपने ही अहले खाना के लिए। तो यही तो हम ही तो कह रहे हैं कि आप लोग को लगता है हुकूक ज्यादा है, जो घर में रहती है उसे लगता है कम है। अरे चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन हुकूक चाहे मुआशरे की तरफ से मिले हों या मजहब की तरफ से मिले हों, हुकूक एक जैसे ही हैं। लेकिन हर बराबर नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जिसमें आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं मैं आपको मजे की बात बताऊं, अगर हम इससे आगे लें टॉपिक पे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा हुकूक है औरत के लिए, लेकिन जो औरत के 2-3 पॉइंट्स है ना, उसमें हम पूरे नहीं उतरते। और जो मर्दों की एहतराम या जो हस्बैंड के हवाले से जो मकाम और मर्तबा उनको दिया गया है वो लाजमी। फिर बात होगी। आप कोई और कोई कुछ करें, कोई और तलवारें निकल आएंगी, खून। बस छोड़ दें भाई, इस तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। आप आएंगे आप जरा इस चैप्टर को क्लोज कर दें क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। इसका तो मैं यही कहूँगी कि हुकूक हम दोनों के जो है ना अपनी अपनी जगह, हमें माशरे ने भी जो हुकूक दिए हैं बीवी को और हस्बैंड को वो भी हम जानते हैं, और जो इस्लाम हमें दे रहा है वो भी हम जानते हैं। अच्छी चीज़ ये है कि हम दोनों मिलजुल के अपने मामलात को जो है अपने घर पे इश्यूज अपने रिजॉल्व करें, क्योंकि अगर हमारे इश्यूज हाईलाइट होंगे तो उसका जो सबसे बड़ा उसका रिएक्शन किसी पे आएगा तो वो हमारे बच्चे हैं। नहीं, और इसके अलावा ये भी कि आज की खातून अगर घर में बहुत सी चीज़ें नहीं खुद कर पाती तो आप इसको थोड़ा कंक्लूड कर दीजिए, उसको किस तरह से देखते हैं? कौन सी जो अपने घर में जो मतलब जो पहले अम्मियाँ करती थी सबकी के हर चीज़ अपने हाथ से कर रही हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो बहुत सारे काम नहीं कर पाती, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखिए जो पहले वाला हस्बैंड था उसको जो हाथ से बुना हुआ स्वेटर बहुत अच्छा लगता था। हस्बैंड को हाथ से बुना हुआ, आजकल के हस्बैंड को ब्रांडेड स्वेटर अच्छा लगता है। तो ब्रांडेड स्वेटर पूरे 10 दिन तक मेहनत भी करते रहे तो यही कहेगा ये क्या बनाया तूने। अरे यार इससे अच्छा तो तू जाके मेरे लिए बोले। आई नो जमाना चेंज हो चुका है, ठीक है। आप हस्बैंड को छोड़ दो, आप अपने बच्चे के लिए मेहनत कर दो। वो कहता है मामा मेरे फ्रेंड क्या कहेगा, मेरा दोस्त आपने क्या कह दिया, आपने ये कौन सा है। तो इससे ज्यादा बेटे को तो ऐसा कॉम्प्लेक्स है कि खुदा न खास्ता किसी चीज में पिंक या रेड लकीर भी आ जाए तो कहता है तो लड़कियों का तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये मैं बताना चाह रही कि हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। जो चीजें अगर हम लोग छोड़ चुके हैं तो उसका रीजन ये नहीं कि हमने छोड़ी है, वक्त ने वो चीजें हमसे छुड़ा दी, ठीक है। वर्किंग वुमेन पहले भी काम करती थी, घर पे जाके भी वो आज भी वही काम करती हैं। देखिए ऐसा तो नहीं है कि हम लोग खाना नहीं बनाती, बिल्कुल, या ऐसा नहीं, हर कोई नौकर अफोर्ड नहीं कर सकता चाहे वो वर्किंग वुमेन ही है, ठीक है। हम घर जाते हैं, हम भी काम करते हैं, हमारे हस्बैंड भी हमारे साथ हेल्प करते हैं जितनी वो कर सकते हैं। और ये बड़ी बात है कि माशाल्लाह वो कर रहे होते हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड चीजों का बहुत हेल्प करते हैं। हर जगह हर घर का माहौल थोड़ा सा एंड में हम लोग ही गलत साबित होते जा रहे हैं सब्जेक्ट के। देखिए आप 100 चाय पिलाई उन्होंने 100 में से 90% अगर अच्छे हस्बैंड है तो 10% तो बुरे भी होंगे ना। जिस तरह 100% में 100 में से 90% औरतें अच्छी हैं तो 10% बुरी भी होंगी। 10% में से मेरे हिस्से में क्यों है? आपका जवाबी शिकवा बनना चाहिए। अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा था शायर मशरिक कि वो शिकवा जवाबी शिकवा, तो अब आप भी लिख दीजिए। चले जी, विद दैट थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ मौजूद रहे हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। नहीं, बिल्कुल आप गाने के साथ इख्तिताम ना करें, आप दुआओं के साथ इख्तिताम करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि कैसे भी हालात हो मगर कमिटमेंट के बायस आप लोग यहाँ पर तशरीफ लाए। आप भी अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। ये तमाम डिस्कशन तो ऐसी हैं कि इसके एंड में मुझे कोई लेक्चर नहीं देना, ये कंटिन्यूड है, इट विल बी कंटिन्यूड एवर एंड एवर। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।